ओके तो आई थिंक 2018 का पेपर कर रहे थे ना लास्ट टाइम। तो इसमें क्या क्या डाउट रह गया था बताओ जिन लोगों। इसके ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 और 11। अच्छा 9th में ये रह गया था कि टोटल टाइम टेकन इन मिनट्स बाय ट्रेन गो फ्रॉम जूट टू राज। तो इसका वो आया था ना आई थिंक, क्या आया था, टाइम देखा था प्लस 6 आवर जो टाइम वो था, क्या आया था टाइम जोन्स का गैप था 2 घंटे का, तो 6 घंटे वो इसका आंसर आया था किसी का 9th, किसी का आंसर आया तुम में से जूट टू राज है ना? सब रॉन्ग आ रहा था। नहीं मतलब जो हमने सॉल्व किए थे तो क्या आया था इसका, एक लॉजिक मिसिंग था ना। हमने देखा था कि जूट से लेके राज तक का ये कितने घंटे का वो आया था, लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था ना, कितना है ये? जोर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक उत्साह आप बोल रहे हैं माइक के पास आप। अच्छा ये बताओ 6 AM से लेके 10:40 PM तक कितने आवर हुए थे, कितने आवर्स हुए थे? हाँ इन मिनट्स, जिसमें मतलब टोटल टाइम टेकन इन मिनट्स बाय ट्रेन टू गो फ्रॉम जूट टू राज, है ना? तो 16 hours और 40 minutes। हाँ तो 16 आवर्स 40 मिनट में अगर आप मिनट में कन्वर्ट करते हो कितना होता है टोटल? 16 इंटू 60 प्लस 40 1000 हो गया। लेकिन आंसर क्या दे रखा है? 1360। 1360। 360 एक्स्ट्रा है। 360 का मतलब कितने घंटे हो गए? 6 आवर्स, है ना? अच्छा तो 6 आवर्स हुआ था बिकॉज ऑफ 2 घंटे का वो हुआ था ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं, टाइम जोन्स का एक्चुअली डिफरेंस आया था 2 घंटे का, तो इसकी वजह से आई थिंक वो हुआ था। तुम अगर ये देखोगे, जब हम लोग ये देख रहे थे कि हमने काउंट किया था ना, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा और आने में कितना टाइम लगा, उसका तुम अगर कंपैरिजन करोगे तो 3 प्लेस पे क्या आया था जब हमने फर्स्ट क्लास जब किए थे, जो लास्ट टाइम सॉल्व कर रहे थे। सो इनमें से 3 प्लेसेस पे आई थिंक देख लो, कोई 3 सिटीज के बीच मतलब ऐसे में A to B, B to C, C to D, इस तरह से 3 ऐसा हुआ था कि इसमें 2 आवर्स का गैप आया था। मतलब फॉर एग्जांपल जाने में 2 घंटे लगे तो आने में 4 घंटे लगे। तो इसका वजह क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि टाइम तो उतना ही लगा है, वो टाइम जो जोन है उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है आई थिंक, तो इसलिए मुझे लगता है 6 घंटे ऐड किया है। सर
हाँ सर इसका मैंने सोल्यूशन देखा था, हम्म तो इन्होंने क्या किया कि जैसे जूट याग ये सारी जो सिटीज हैं इनके टाइम जोन इस तरह से, जैसे जूट टू याग जाने के लिए 1 आवर 45 मिनट्स लगे और वापस टू जूट जाने के लिए भी 1 आवर 45 मिनट्स लगे। तो जैसे सर सबका अगर कैलकुलेट कर लेंगे ना टेबल के अकॉर्डिंग, तो सर बहुत कुछ में तो 2 में सेम आ रहा है और कुछ में डिफरेंस आ रहा है, मतलब जाने में कम टाइम लग रहा है और आने में ज्यादा टाइम लग रहा है। हाँ इसका मतलब ये कि वो जो सिटी है, जैसे जो पहले वाली सिटी है याक टू सम का देख लें जैसे, तो सर इसमें 1 आवर 50 मिनट्स लग रहे हैं जाने में और हाँ आने में सर 3 आवर 50 मिनट्स लगता है। हाँ 2 घंटे का गैप होगा, यस। तो सर इसमें ये बता रहा है कि याक मतलब कुछ मिनट्स आगे है सम से टाइम स्लॉट इसका में, मतलब हाँ तो ये क्या कहना चाहता है, याग इज x मिनट्स अहेड ऑफ सम, जहाँ जहाँ पे मतलब सर ये डिफरेंस आ रहा है ना, और ये डिफरेंस जितने मिनट्स आ रहे हैं ना सर सब में सेम है, 60 मिनट्स आ रहा है। ओके हाँ सब में सेम है। तो सर वो 60 मिनट्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सर इसमें आंसर दे रखा था। तो सॉल्यूशन कहाँ पे सही बता रखा है? हाँ सर। अच्छा डिटेल सॉल्यूशन है, ओके मतलब पार्ट ए का भी और पार्ट बी का भी, दोनों का सॉल्यूशन पार्ट बी का दे रखा है सर, ये तो मैंने देखा था सर की भैया से भी पूछा था, उन्होंने बताया। ओके ओके ठीक है। तो हाँ मतलब मेन यहाँ पे टाइम स्लॉट का जैसे कहिएगा ना, तुम देखो जैसे एग्जांपल के लिए जहाँ तक मुझे याद है, जैसे हांगकांग का क्या है यहाँ से या यूएस का टाइम का कितना डिफरेंस है, 12 घंटे आगे पीछे का होता है ना उस तरह से। तो उस टाइम स्लॉट की वजह से ऐसा हो रहा है कि 6 आवर ये टाइम आगे होगा जैसे जम का, तो इसलिए इसमें क्या दिखा रहा है तुम्हें टाइम का, जैसे तुमने बताया ना हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किए थे, तो 2-2 घंटे का 3 सिटीज के बीच ऐसा हुआ था, 3 पेयर्स ऑफ सिटीज के बीच हुआ था कि 2-2 आवर्स का गैप, जैसे जाने में जैसे बताया मान लो जाने में लगा 1 घंटे 45 मिनट, तो आने में 3 आवर्स 45 मिनट लगा इस तरह से, तो ऐसा कुछ था ना। तो वो टाइम का थोड़ा सा नॉलेज इसके लिए चाहिए मुझे लग रहा है ना, कि टाइम जो किस सिटी का टाइम आगे है और किसका पीछे है, मतलब यहाँ तो पता चल रहा है ऐसे, तो मतलब ये तो कोई रियल सिटीज थोड़ी, ये तो जस्ट एक इमेजिनरी उन्होंने नेम दिया ना कि हमें डेटा के लिए, ऐसा कोई वो तो नहीं कि हमें रियल लाइफ का उठाना नहीं है, यहीं से जस्ट देखना है कि टाइम का क्या है। सर फिर मतलब जो ये x मिनट्स अहेड हमने माना ना, इससे सर 2 इक्वेशंस बनेंगी, जैसे सर ये आपको सम का देख लो, माइनस मतलब y अगर एक्चुअल टाइम लग रहा है तो सर, और x मिनट्स अहेड हमने मान लिया, तो सर माइनस x प्लस y इज इक्वल्स टू 100 टाइम, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। और सर नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, मतलब ये 1 आवर 50 मिनट्स को मैंने टाइम मिनट्स में चेंज कर दिया 100 टाइम, ठीक है। फिर सम टू याग जो है उसको, उसके लिए अगर हम बनाएंगे सम टू याग, तो सर वो x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 230। तो सर इससे ये एक्चुअल टाइम जो y है ना, y को एक्चुअल टाइम माना है, तो सर वो निकल जाएगा 170। अच्छा ओके। इस तरह से सर सारे टाइम स्लॉट्स निकाल के ऐड किया और फिर सर फाइनल आंसर फिर उसमें फिर 1325 आ जाएगा। इस तरह से ये जैसे लाख को सम हमने किया, इसी तरह से बाकी का भी निकालेंगे तो निकल जाएगा। हाँ मतलब हाँ, फिर सर इस तरह से ऐड करना है, तो सर जैसे जूट टू याग है, इसमें तो सर जाने और आने का टाइम सेम है, तो सर 1 आवर, तो सर 1 आवर 45 मिनट्स ही हो जाएगा। हाँ उसका ठीक है। पर सर जहाँ जहाँ टाइम का डिफरेंस है ना आने और जाने में, वहाँ पर हमें एक्चुअल टाइम ऐसे निकालना पड़ेगा कि वहाँ के एक्चुअल टाइम क्या है और कितने का गैप है, इस तरह से लिखना पड़ेगा। हाँ तो समहाउ हमने यही देखा था, लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, तो लास्ट टाइम जो हम डिसाइड कर रहे थे तो उसमें ये हुआ था कि एक्चुअली जो 6 का गैप है उसको ऐड किया गया था, या फिर वही कर सकते हो तुम एक्चुअल टाइम और प्लस में, मतलब एक्चुअल टाइम वहाँ पे क्या है और प्लस में जो टाइम रीच हो रहा है, तो उस तरह से इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, उस तरह भी सोच सकते। और किसी ने कोई और अप्रोच है किसी के पास, किसी ने ट्राई किया हो? सर इसमें भी जो आंसर आ रहा था ना 1325 है। हाँ पर सर उसमें भी फिर जैसे आंसर तो फाइनल आंसर इसका 1360 आ रहा है ना, तो वो सर इसलिए आ रहा है क्योंकि हर, जैसे हम इसमें टाइम स्लॉट में देखें 7:45 से अगर निकल रही है तो सर डिपार्चर टाइम में 5 मिनट्स का डिफरेंस है,
हर ट्रेन में। हाँ। तो सर 5 into 7 7 सिटीज है ना, तो सर 5 into 7 वो ऐड होगा तब जा करके सर फाइनल आंसर आ रहा है। हाँ, क्योंकि जैसे मान लो 6 AM से 10:40 PM का इस बीच का जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं तो उसमें वो 5 मिनट्स का गैप भी तो इंक्लूडेड है ना, ये चीज है। जैसे अगर डायरेक्टली हम देखें 6 AM to 10:40 PM तो ये आई थिंक यही 1000 मिनट्स आते हैं ना, ये आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ट्रेन जो पॉज हो रही है स्टेशंस पे हाँ। 5 मिनट्स का टाइम को वो ऐड होगा। अच्छा, तो वो आपके तरीके आपने जैसे किया उसके हिसाब से, क्योंकि आप मुझे बस इसमें ये पूछना है कि ये जो जहाँ पर टाइम डिफरेंस है तो सर जैसे याक टू सम का ही देख लो तो हाँ। सर हमें याक टू सम जाने में 1 hour 50 minutes लग रहा है और सर सम टू याक आने में हमें 3 hour 50 minutes लग रहा है, मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है वापस आने में। तो सर याक आगे हुई इससे, ये कैसे डिसाइड किया तुमने जब आने में ज्यादा टाइम लग रहा है? हाँ, क्योंकि टाइम वहाँ का टाइम आगे होगा ना, अहेड होगा। जैसे मान लो लगा 1 hour 45 minute है मान लो उसके हिसाब से, या इसका टाइम पीछे होगा। जैसे मान लो टाइम लगा होगा एग्जांपल के लिए इधर से 1:45 है, उधर से 3:45 जैसे आप कह रहे हो, तो हो सकता है एक्चुअल टाइम जाने का 2 घंटे का हो या 2.5 घंटे का हो, ऐसा लगा लो। तो चूंकि एक का टाइम पीछे है, जैसे अभी के लिए मैं समझाऊं तुम्हें कि जैसे मान लो इंडिया से हम यूएस जा रहे हैं, तो अगर मान लो यहाँ से 10 घंटे 12 घंटे का सफर है, तो यहाँ पर जैसे मान लो अभी क्या टाइम हो रही है 7:30 है मान लो, है ना, हालांकि अभी 6:30 है, तो 6:30 है तो वहां पहुंचते हुए अभी 6:30 यहाँ PM चल रहा है, तो इंडियन हिसाब से सोचेंगे तो वहां क्या टाइम होना चाहिए था। अगर 12 घंटे का जर्नी है फॉर एग्जांपल यूएस का सपोज कर ले, तो वहां पहुंचने के लिए टाइम 6:30 AM होना चाहिए था, लेकिन जब वहां पहुंचोगे तो वहां भी 6:30 PM ही होगा, मतलब 6:30 PM पे चले तुम और वहां 6:30 PM ही होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? टाइम जोन का डिफरेंस है। तो आपको बस ये देखना है कि उसका टाइम कितना आगे है किस जगह का। तो यहाँ ऐसे ही हो रहा है, जैसे मान लो हम जब याक से जम आ रहे हैं तो जम का टाइम एक्चुअली पीछे है, तो तुम्हें टाइम ज्यादा लगा लेकिन दिखा कम रहा है यहाँ पे, क्योंकि टाइम जोन डिफरेंस है। जब तुम जम से याक जा रहे हो तो टाइम कम लगा लेकिन दिखा ज्यादा रहा है, क्योंकि याक का टाइम आगे है, टाइम जोन आगे है ना। तो ये देश इस इंडिया से 2 घंटे आगे चल रहा है। जैसे मेरा दोस्त अभी हांगकांग में था तो वो बताता था, जैसे मुझे वो शाम को यहाँ फोन करता है 7 बजे, तो वहाँ वो 4 बज रहे होते हैं अराउंड, तो मतलब उसके यहाँ से वहाँ जब 4-5 बजते हैं तो यहाँ 7-8 बज रहे होते हैं। तो अभी वो बताता था कि हांगकांग का टाइम आई थिंक इंडिया का टाइम 4 घंटे आगे 3 घंटे आगे, ऐसा बोलता था वो कि 3 घंटे आगे है। तो इस तरह से ये कि यहाँ वहाँ 4 बज रहे हैं यहाँ 7 बज रहे हैं, ऐसा। या एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जब मैं रात को 4 बजे सुबह 4 बजे उसको बात करता हूँ तो वहाँ शायद वो शाम हो रहा होता है, ऐसा कुछ। तो इस तरह से था, कई बार कोइंसिडेंस हुआ। या अभी जैसे मैंने एक सेशन किया था पूजा के साथ, है ना, कुछ दिन पहले PhD इंडिया वर्सेस PhD USA, तो हम यहाँ कर रहे थे दिन में 12:30 बजे और वहाँ रात को अराउंड 12 बजे थे। मतलब जब वो सेशन वहाँ से कर रही थी तो उस टाइम पे रात को 12 बज रहे थे। सो अराउंड है ना, US इंडिया में आई थिंक 11-12 घंटे का डिफरेंस है ना, बट देख लेना एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट ऐसा है ना वहाँ पे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ, याक से जम आने का यहाँ पे दिखा रहा है 1 hour 45 minute, लेकिन एक्चुअल टाइम हो सकता है कि 2.5 घंटे हो, 2 hour 30 minute हो। लेकिन तुम्हें इसलिए क्योंकि इसका जो जम है वो टाइम स्लॉट उसका पीछे है ना, इससे। और जैसे यहाँ से हम जम से याक जा रहे हैं तो होगा क्या, एक्चुअल यहाँ पे तुम टाइम जब देख रहे हो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 3 घंटे 45 मिनट लगे, 3 hour 45 minute लगे, लेकिन हो सकता है 2 hour 50 minutes ही लगे। तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा ये इससे कितना आगे है, और या वही जो जम है कितना पीछे है याक से, ये याक कितना आगे है। तो उस इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, एक्चुअल टाइम प्लस कितना आगे पीछे है वो देखना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आएगा। तो ये इसके पीछे का स्टोरी है। सर मेरा एक अलग से क्वेश्चन है। बोलो। तो ये तो 2018 का है, लेकिन पिछले आई थिंक 1-2 साल में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर होता कैसे CMI? मतलब ऑब्जेक्टिव क्या स्क्रीन पे होता है और सब्जेक्टिव लिखना पड़ता है, कैसे होता है वो? पिक्चर कैसी रहेगी जब तक जाएंगे? किसको आइडिया है, बाकी बताओ। सर लिखना ही पड़ता है, आपको शीट मिलेगी तो वो शीट देनी है आपको। पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो जाएगा, उसका टाइम कंप्लीट होते ही फिर आपको सब्जेक्टिव शीट में। आई थिंक इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता है, ऑफलाइन जैसा सेटअप है। आप जाओगे तो आपको पेपर पेन पेपर पे करना है ना,
जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर तो कंप्यूटर पे ही होगा, कंप्यूटर पे होगा, सब्जेक्टिव के लिए आपको शीट मिल जाएगी। जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव पेपर जैसे कंप्लीट हुआ, हाँ तो सर फिर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर की क्योंकि शीट मिल जाएगी। क्योंकि जिन लोगों ने रिसेंटली एग्जाम दिया होगा उनको आइडिया होगा, जिन सीनियर से पूछा होगा कि मुझे एग्जैक्टली अभी बहुत टाइम हो गया तो मैंने हालांकि दिया भी नहीं इसका पेपर, तो मुझे बहुत आइडिया नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव मतलब कंप्यूटर पे होगा, वहां आपको एंट्री करना, बाद में उसी जगह आपको सब्जेक्टिव सीट मिलेंगे, फिर डिटेल सॉल्यूशन लिखना है आपको, ठीक है। तो सर इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन देना होगा कि थोड़ा हिंट वाइज? तो मुझे एक बार लिखना पड़ेगा इसका सॉल्यूशन ना, मैं खुद एक बार लिख के देखता हूँ, अभी लिखा नहीं हूँ, तो हम लोग एक बार मैं लिख के इसका डिटेल सॉल्यूशन लिख के देता हूँ। मतलब अच्छा वो सब्जेक्टिव की बात कर रहे हो आप? ये तो ऑब्जेक्टिव है ना। हाँ इसका तो ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर सॉल्यूशन, हाँ इसका तो नहीं लिखना है, लेकिन सब्जेक्टिव का डिटेल सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा जो पार्ट बी है एक्चुअली। अभी कौन पूछ रहा था, क्या पूछ रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। उसमें दे रखा है कि मतलब थोड़ा हिंट दीजिए, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देना होगा, कि थोड़ा हिंट देना होगा। नहीं तो ये कैसे सॉल्व होगा ये शो करना है कि कंप्लीट सॉल्यूशन देना है? नहीं, अब जितना स्पेस प्रोवाइडेड होगा तो मुझे लगता है सॉल्यूशन ही लिखना पड़ेगा आपको। हिंट प्रोवाइड करना मतलब क्या, वही कि कैसे सॉल्व हुआ, तो जस्ट थोड़ा सा हिंट लिख। मेथड बोल रहे कि ये इक्वेशन है तो यहाँ पे ऐसा करेंगे तो ये आंसर आएगा। नहीं, मुझे लगता है सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। किसी को आइडिया बताओ आप में से? जैसे सोच रहे सॉल्यूशन, उसका एक मतलब थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा डिस्क्राइब करना होगा कि ऐसे सोच रहे हैं। हाँ वही है सर, इसमें बोल रहे कि ये पीडीएफ दे रखा है तो इसको मतलब इंटीग्रेट करेंगे तो इक्वल टू 1 होगा, तो वैसे हम k का वैल्यू फाइंड करके मतलब सॉल्यूशन ना शो करें तो फाइनल आंसर कैसे निकलेगा फिर? फाइनल आंसर ही निकालना है, रफ वर्ड में कुछ कर मतलब पूरा लिखने में टाइम लगेगा। हाँ सर इसका ऐसे हम लोग रफली करेंगे तो कोई मतलब सर जल्दी कर सकते हैं ना, और उनको डिटेल दिखाना तो क्लियरली साफ लिखना होगा ना। हाँ सर एक्चुअली जो शीट मिलती है ना सीएमआई की, जो सब्जेक्टिव पेपर की, सर उसमें मेंशन होते हैं क्वेश्चन नंबर और फिर स्पेस आपको गिवन होता है, तो सर स्पेस एक्चुअली कम गिवन होता है। तो सर मैंने जैसे सीएमआई मैथ्स का दिया था, तो सर ऐसा बहुत बार हुआ कि और लिख सकते थे, पर सर स्पेस बहुत है कम नहीं, तो इस हिसाब से उन्होंने बोला है कि आप बस इतना लिखोगे एग्जामिनर को आपकी अप्रोच समझ में आ जाए और उसका आंसर आ जाए। हाँ मतलब आंसर तो चाहिए ना, फाइनल आंसर तो चाहिए, करेक्ट आया इनकरेक्ट आया। आंसर तो आना चाहिए आपका, स्टेप मार्किंग होती है मतलब एट लीस्ट दो, मतलब ज्यादा। मैं समझ गया। जैसे I2 में क्या होता है कि जैसे एक मेजर स्टेप जो होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना होता है कि रीजन लॉजिक क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं दिखाने होते हैं, मतलब कैलकुलेशंस दिखाने नहीं होते। हम लोग भी रिसर्च पेपर जैसे लिखते हैं तो वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं दिखाने होते, जैसे 4 स्टेप तुम खा सकते हो बीच के, लेकिन जो मेजर स्टेप है वो दिखाना होता है कि जहाँ से मतलब आइडिया निकल रहा है कि आंसर कैसे आया, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। मान लो कोई थ्योरम यूज हुआ तो आप बस बता सकते हो यूज हो रहा है, लेकिन फाइनल आंसर तो तभी पहुंचेंगे जब कैलकुलेशन करेंगे, और वो कैलकुलेशन आप रफ में कर सकते हैं, जो है ना, जैसे के कितना आया डायरेक्ट लिख सकते हो बिना ये दिखाए कि मान लो पीडीएफ दे रखा है के निकालना है एग्जांपल के लिए, तो आपको वहां लिख के दिखाना नहीं के टाइम दिस इंटीग्रेशन इक्वल टू 1 दिस दैट, तुम डायरेक्ट दिखा सकते हो यूजिंग डेफिनेशन ऑफ पीडीएफ के इज 1, तो ये हो गया, वो समझ जाएंगे तुमने क्या किया। तो वो कैलकुलेशन तुम रफ में कर सकते हो अगर स्पेस कम है तो आई थिंक इस तरह से वर्क करेगा। तो मेजर स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे, सीधा आप आंसर नहीं लिख सकते सब्जेक्टिव में, मतलब मेजर स्टेप आपको दिखाना पड़ेगा कि क्या यूज किया और किस लॉजिक से आपका ये जो बीच के स्टेप्स हैं वो कैसे आपने प्रोसीड किया, ये होगा। तो इसका थोड़ा टाइम का मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं, क्योंकि हम लोग है ना मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से है, तो ये थोड़े से आउट ऑफ ट्रैक क्वेश्चन है, इसलिए मुझे भी थोड़ा है ना इसमें प्रॉब्लम है, बट इसको एक बार ठीक से एनालिसिस करेंगे तो हो जाएगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही मैं भी देख रहा हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन तो किया नहीं और इतना मुझे इस सब का आइडिया नहीं, क्योंकि मैथ्स और स्टैट्स बैकग्राउंड के हैं हम आप लोग भी, तो थोड़े से क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको सीखना पड़ेगा, तो उसमें मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, तो मुझे भी उसके लिए थोड़ा सीखना पड़ेगा, स्पेशली ये सब चीज़ें जो हैं जो आउट ऑफ ट्रेंड है, जो हम पढ़ाते रहे 5-6 साल से, तो ये थोड़ा आउट ऑफ ट्रेंड हो गया ना, ये है इसलिए। बाकी लॉजिक्स मुझे लग रहा वही है कि है ना टाइम जो जोन है उसका डिफरेंस है, इसीलिए उस तरह से आपको, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था ना, मान लो इंडिया यूएस वाला ही, तो ऐसे तो जैसे अभी एग्जांपल इंडिया यूएस वाला था 12 घंटे का टाइम गैप है, लेकिन हम जब पहुंचे वहां तो लगा कि जिस टाइम पे निकले तो उसी टाइम पे पहुंच गए, तो 0 मिनट लगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना, तो यहाँ पे जो टाइम जोन का डिफरेंस है उतना टाइम लगा एक्चुअली, तो वो सेम यहाँ पे भी होगा एक्चुअली इस तरह से। सर वापस आते वक्त जो टाइम जितने मिनट्स अहेड है ना वो ऐड हो रहा है, मतलब जो जितने मिनट्स अहेड चल रही है ना, तो सर वो टाइम ऐड हो रहा है,
फाइनल एक्चुअल टाइम। हाँ, तो कितना टाइम लगा ना, टाइम ही तो काउंट कर रहे हैं ना, कितना टाइम लगा। सर वो x प्लस और x माइनस से हो जाएगा। हाँ वही वही मुझे लग रहा है उसी लॉजिक से प्लस और माइनस करके, जैसे एक x प्लस जो लग रहा है वो इक्वल टू और x माइनस करके हो जाएगा। वही बोल रहा हूँ, जितना यहाँ पे जैसे याग से जम जितना पीछे है उतना ही जम से याग आगे होगा टाइम। जिसे मैं अभी याद है क्योंकि मेरा घर नेपाल के पास है, तो नेपाल और इंडिया के टाइम में 15 मिनट का गैप है। तो हमारे यहाँ जब आई थिंक 3:45 होगा वहां 4 बज जाते हैं, ठीक है। सो 15 मिनट मतलब वो आगे है, नेपाल का टाइम इंडिया से 15 मिनट आगे है। अब जैसे मैं नेपाल जा रहा हूँ तो होगा क्या, मैं अगर यहाँ से 3:45 पे निकल रहा हूँ और वहां अगर मैं इंडियन टाइम से पहुंचूंगा 4:45 पे, तो 1 घंटे लगे ऐसे तो। लेकिन वहां का टाइम एक्चुअली क्या हो रहा होगा उस टाइम पे, हम इंडिया में जब निकले यहाँ से तो टाइम 3:45 हो रहा था और इंडियन टाइम के हिसाब से वहां मैं 4:45 पे पहुंचा, लेकिन वहां के घड़ी में एक्चुअली 5 बज रहे होंगे। तो ऐसे आपको लगा कितना मिनट लग गया, 3:45 से 5, 1 आवर 15 मिनट्स। लेकिन वो 15 मिनट टाइम गैप है, तो एक्चुअल टाइम प्लस जोन डिफरेंस, टाइम जोन का डिफरेंस। यहाँ आपको थोड़ा समझ आ रहा हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि 3:45 में इंडिया से निकला, नेपाल जा रहा था, मतलब मेरा घर बॉर्डर से 10-20 किलोमीटर दूर ही है, जाने में आधे घंटे लगते हैं। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर वहां मैं गया जैसे, तो वैसे तो यहाँ के टाइम देखा 3:45, वहां पहुंचा तो नेपाल के टाइम जोन के हिसाब से उसी घड़ी में 5 बज रही हैं, तो आपको ऐसा लग रहा ना कि 1 घंटे 15 मिनट लगे। लेकिन जब आप निकले थे इंडियन टाइम के हिसाब से निकले थे, और जब पहुंचे आप नेपाल टाइम के हिसाब से पहुंचे, तो इसमें एक्चुअल टाइम टेकन प्लस जोन डिफरेंस, टाइम जोन डिफरेंस वो ऐड हुआ, क्योंकि नेपाल का टाइम आगे है। अब उल्टा सोचो, अब नेपाल से मैं आ रहा हूं, ठीक है, मान लो 5 बजे वहां से निकला मैं, तो जब मैं यहां पहुंचा एक्चुअली तो कितना बज रहा होगा, चलो लेते हैं सेम सिचुएशन लेते हैं कि मुझे जैसे जाने मैंने बोला कि 1 घंटे लगे, तो वहां से जब मैं यहां पहुंचूंगा तो नेपाल टाइम के हिसाब से यहां बज रहा होगा 6, लेकिन एक्चुअल इंडियन टाइम में हो रहा होगा 5:45। मतलब वैसे तुम्हें दिखेगा जब तुम नेपाल से निकले 5 बजे और इंडिया पहुंचे तो इंडियन घड़ी में 5:45 हो रही है, सो यू विल थिंक कि आपको 45 मिनट लगा, लेकिन एक्चुअल हुआ क्या है, आपको लगा 1 घंटा ही है, क्योंकि इंडिया का टाइम नेपाल से 15 मिनट पहले है, पीछे है ना। इंडियन टाइम इज 15 मिनट बिहाइंड द नेपाल टाइम, है ना। तो यहाँ क्या हुआ एक्चुअली, एक्चुअल टाइम टेकन माइनस आपका मतलब टाइम स्लॉट वो 45 मिनट क्यों लगा, क्योंकि 1 घंटे में से वो जो टाइम गैप है, तो इंडिया टाइम पीछे है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, जो अहेड है उसको प्लस करना पड़ेगा। दैट्स वाई, समझ ना। नेपाल से इंडिया आने में फिर बोला हूं 1 घंटे लगे एक्चुअल जर्नी, लेकिन 15 मिनट इंडियन टाइम क्या है, पीछे है, तो मुझे 45 मिनट ही दिख रहा है घड़ी में। तो 1 आवर माइनस 15 इज 45 मिनट एक्चुअली। तो उस तरह का यहाँ पे लॉजिक सेम यहाँ पे भी होगा कि जैसे याग टू जम और जम टू याग, यहाँ से आने में आपको 1 घंटे 45 मिनट दिख रहा है, लेकिन जम से याग आने में 3 आवर 45 मिनट दिख रहा है, तो 2 घंटे का गैप है। लेकिन आपको ये देखना है यहाँ पे, अच्छा वैसे हम सोचते हैं अभी जो कह रहे थे मैं, तो जैसे मैं 3:45 पे निकला, वहां 5 बजे पहुंचा, तो 1 आवर 15 मिनट, अब 5 बजे निकला, यहाँ पे 5:45 पे पहुंच गया मैं, तो कितना हुआ 45 मिनट्स। तो नेपाल से इंडिया आने में 45 मिनट लगे मुझे, इंडिया से नेपाल जाने में मुझे कितना टाइम लगा, 1 आवर 15 मिनट, मतलब 75 मिनट्स। तो ये 50 मिनट्स का गैप हो गया, याद हो गया ना। तो इसका क्या मतलब है कि मतलब डिफरेंस देख लो कितना है। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं कि डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दो, तो टाइम जोन का वो पता चल जाएगा कितना आगे कितना पीछे है, नहीं पता चल जाएगा। जैसे अगर तुमसे पूछा जाए कि ये जो याग है कितना आगे है जम से, कितना टाइम, तो यहाँ 1 आवर 45 मिनट, यहाँ कितना है 3 आवर 45 मिनट, डिफरेंस कितने का, 2 घंटे का। तो 2 से डिवाइड करेंगे 1 घंटा आगे होगा इसका मतलब, ठीक ना। सो याग इज 1 आवर अहेड देन जम, या जम इज 1 आवर बिहाइंड याग। तो इस तरह का यहाँ पे लॉजिक है, मतलब वो टाइम जोन का डिफरेंस का चक्कर है। तो एक आइडिया मिल गया है, ट्राई कर सकते हो आप। ये नेक्स्ट क्या था, इसमें अगला क्या डाउट है, अब तो हो जाएगा 10th और 11th इज और वैसे ही सेम वो टाइम जोन का ही वो लॉजिक है, तो उसी लॉजिक से आप सोचेंगे तो पता चल जाएगा। तो एक इस तरह से तो टाइम जोन के डिफरेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। सर वो एक x प्लस t और x माइनस t हो जाएगा। यस यस x यस, प्लस टाइम जोन और x माइनस टाइम जोन, टाइम जोन, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल और उसका आंसर आंसर आ जाएगा। तो एक आपका क्या है, एक्चुअल टाइम टेकन
एंड टी क्या है? टाइम जोन डिफरेंस। टाइम जोन डिफरेंस। हाँ यस यस राइट, x प्लस वाई एक्स माइनस, हाँ x प्लस टी एक्स माइनस टी, करेक्ट। एंड उससे फिर आपको आइडिया एक्चुअल मिल जाएगा। यस, तो यही चीज आपको पेयर ऑफ सिटीज के बीच करनी होगी, जाते हुए और फिर आते हुए भी, तो उससे आपका आइडिया लेंगे। यस करेक्ट। नेक्स्ट, और कोई बचा है पार्ट ए में या पार्ट बी में? 13, ओके। सो कह रहे हैं कि देयर आर n सॉन्ग्स segregated into 3 playlists. Okay. Assume that each playlist has at least one song. तो टोटल n सॉन्ग है जिसको आपने 3 प्लेलिस्ट में सेग्रीगेट किया है, और अज्यूम कीजिए कि ईच प्लेलिस्ट हैज एट लीस्ट वन सॉन्ग। तो द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 3 सॉन्ग्स कंसिस्टिंग ऑफ वन सॉन्ग फ्रॉम ईच प्लेलिस्ट। तो मुझे 3 सॉन्ग चुनने हैं, लेकिन एक एक सॉन्ग तीनों से आने चाहिए। सो बोलिए इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं हम लोग? किसने ट्राई किया इसको? यस सर। कैसे किया बताइए? मतलब प्लेलिस्ट 1, 2 और 3, तो इसमें सर x, प्लेलिस्ट 1 में मान लिया x सॉन्ग्स है, हाँ, प्लेलिस्ट में y नंबर ऑफ सॉन्ग्स है, और प्लेलिस्ट 3 में सर n माइनस x माइनस y हो जाएंगे। राइट। तो सर नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग जो f ऑफ x ऑफ NCR का लगा के, तो xc1 हमें 3 सॉन्ग्स चुनने हैं, है ना? तो सर विष्णु ने बोल रहा है कि हर प्लेलिस्ट से एक सॉन्ग आना चाहिए। तो सर xc1 into yc1 into n minus x minus yc1। तो सर ये f of xy का एक फंक्शन बन जाएगा। बस सर इसको मैक्सिमाइज करना है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का। लेकिन NCR को कैसे मैक्सिमाइज? उसके लिए ओपन करना पड़ेगा। अच्छा, तो हो जाएगा ना, A1 है ना? हाँ, बना आ रहा है ना, तो एक्चुअली वही आ रहा है। प्लेलिस्ट 1 2 3, ठीक है। आपने कहा xy n minus x minus y, सो xc1 yc1, तो यहाँ से x into y into n minus x minus y, सो ये मान लो f of x, y आ गया, यही ना? तो यहाँ से आपको क्या करना है इसके, द नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 3 सॉन्ग्स ऑन ईच प्लेलिस्ट इज। तो आप इसके हिसाब से देखेंगे कि ये इससे ज्यादा है या इससे कम है या इसके इक्वल है या क्या है। तो इसको आप क्या करेंगे? मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, ठीक है? ये भी ट्राई कर सकते हैं आप। सो मैक्सिमम आप fxy निकाल के देखिए और मिनिमम निकालिए, उससे आइडिया मिलेगा। सर मैक्सिमाइज को करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोर देन और लेस देन ना? तो एक मिनट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? मोर देन दिस और लेस देन दिस कैसे डिसाइड करोगे? अच्छा, अगर मैं इक्वल कर दूं तो क्या बनेगा ये? जैसे x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू n/3, तो ये n/3 हो जाएगा। तो उस केस में कितना आएगा? ये किसका इक्वल आता है? ये बन जाएगा ना। सो n³/27, अगर इक्वल है तो n³/27 होगा। तो सर और मैक्सिमम वैल्यू भी इसकी यही आ रही है सर। मतलब क्योंकि एक्चुअली जब आप ये कर रहे होंगे ना, मुझे लगता है fx बराबर 0, fy बराबर 0, तो यहाँ से यही आ रहा होगा, x इज इक्वल टू y, ये आ रहा होगा। बाद में x इज इक्वल टू y बराबर n/3 आ जाएगा, क्योंकि इन तीनों का सम वो है ना। n है सर, x प्लस y हाँ, प्लस तीसरा तीनों का n है ना, तो इक्वल अगर कर देंगे तीनों को तो n/3 आ जाएगी। तो इससे आ जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ये। यस सर। हाँ, और वैसे भी इक्वालिटी है ना। इक्वालिटी कैसे चेक किया? मतलब इक्वालिटी कैसे चेक किया? मैंने तो लेस देन का ही देख के फिर टिक कर दिया था, बट सर इक्वालिटी के लिए x इज इक्वल टू y हमने माना। नहीं, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा ना, ये एक्चुअली पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, है ना? एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट ये है, जैसे मान लो होता कि नहीं, स्पेशल केस लिया मैंने, क्योंकि इसने कहा ना कि n सॉन्ग है और 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, तो एक पर्टिकुलर केस मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि n कोई 3 का मल्टीपल है मान लो, तो n/3 एक सिचुएशन ये हो सकती है ना। तो देखो, किसी भी सिचुएशन में आंसर आएगी वो सिर्फ एक को ही हमेशा सेटिस्फाई करेगी, बाकी एलिमिनेट हो जाएगा।
तो मैं एक एग्जांपल लिया हूं जिससे मैं बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ये चीज है। तो जैसे हमने कहा कि अगर प्लेलिस्ट 1 में n/3 सॉन्ग है, प्लेलिस्ट 2 में n/3 सॉन्ग है और प्लेलिस्ट 3 में n/3 सॉन्ग है, तीनों में इक्वल नंबर ऑफ सॉन्ग्स है, ठीक। अब आपने सेलेक्ट किए एक एक सॉन्ग तीनों में से, ठीक है ना। तो उस केस में जो आपके आएंगे नंबर ऑफ वेज वो ये आएगा nq/27। सो दिस इज द वन ऑफ द पॉसिबल आंसर। तो देखो एक एग्जांपल एनफ है ऑप्शन को गलत करने के लिए, तो दिस इज वन सुटेबल एग्जांपल। अब इसमें देख सकते हैं आप किसके इक्वल है, तो जिसके भी इक्वल नहीं होगा, जिसको सेटिस्फाई, वो आउट हो जाएगा एक्चुअली। क्योंकि एक एग्जांपल अगर हम कंसीडर करते हैं गिवन सिचुएशन के हिसाब से, तो जो भी आंसर है वो उसको सेटिस्फाई करेगा, ये चीज है। और जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा वो पक्का आउट है। इस तरह का बहुत सारे यूज किया, इसको डिस्कार्ड मेथड बोलते हैं ना, जब एग्जांपल ये करता हूं मैं, तो उसके हिसाब से ये nq/3 आया, यहाँ इक्वल टू लगा नहीं है तो ऐसे ही आउट हो गया। nc3 कितना आएगा, n × n-1 n-2/6, तो ये भी इक्वल नहीं आएगा, ये भी इक्वल नहीं आएगा, यही बचा सिर्फ। दिस इज द वन पर्टिकुलर सिचुएशन, मैं ये बोल रहा हूँ कि देयर आर टोटल n सॉन्ग्स। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 9 है, अभी के लिए समझ लो, मान लो n 9 है जी। कुछ पूछना है किसी को? सर ये आपने अज्यूम किया है कि तीनों प्लेलिस्ट में सेम नंबर ऑफ सॉन्ग? हाँ मैंने अज्यूम किया है, यस। शुरू में ऐसा जरूरी नहीं है, बट हमने एक पर्टिकुलर केस लिया कि टोटल n सॉन्ग है, तो ये भी तो हो सकता है ना कि एक n/3 है ना। तो इसके हिसाब से जो आंसर आ रहा है वो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये आंसर इन जनरल है फॉर एनी केस। अगर मान लो n/2 है, n/6 है, n/4 है, मान लो एग्जांपल के लिए ऐसे है, तब भी जो आंसर आएगा उसको भी ये सेटिस्फाई कर रहा होगा। आपको दूसरा केस लेके देखो, स्टिल आपका जो आंसर आएंगे, मान लो आप यहाँ पे n/2, n/6, n/4 इस तरह से लो कि सम n आ जाए। अब देखो उस तरह से कॉम्बिनेशन बना के कि सम टोटल n आना चाहिए, तो वो उससे भी जो आंसर आएंगे वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, ये चीज है। क्योंकि इसने ऐसा फिक्स नहीं किया ना, इसने बस कहा कि 3 पार्ट में ब्रेक किया आपने, तो ब्रेक किया है तो आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने ये एग्जांपल कंसीडर किए सिंपली। ऐसे बहुत सारे ना ट्रिक्स होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, स्पेशली एमसीक्यू में, जहां आपको डिटेल सॉल्यूशन नहीं दिखाने हैं, तो उससे आप शॉर्टकट में आंसर निकाल सकते हैं। ये मतलब जैसे एक पर्टिकुलर केस अज्यूम करके, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते थे जहां में जैसे आता था, क्या होता था कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n समथिंग, मान लो इस तरह से है, कुछ होता था। तो ये n के लिए ट्रू है, n को तुम ट्रू रख दोगे तब भी जो आंसर आएगा वो भी ऑप्शंस में ट्रू होगा एक्चुअली। कहने का ये मतलब है मेरा। तो जब n वाले सिचुएशन है तो n को आप फिक्स कर सकते हो। तुम ऐसा कर सकते हो, n को 9 मान लो। दूसरा तरीका देखो, मैं ऐसा करता हूं कि मान लो n मेरा 9 है, प्लेलिस्ट 1 में लेट्स से 2 सॉन्ग है, प्लेलिस्ट 2 में 4 सॉन्ग है, प्लेलिस्ट 3 में 3 सॉन्ग है, ये भी एक केस है। अब एक एक सॉन्ग सेलेक्ट करने हैं, तो क्या आंसर आएगा, 4 2 जा 8 3 जा 24, ये है ना। 2C1 4C1 3C1। अब n को 9 रखो इन चारों ऑप्शंस में और बताओ ये 24 which one will satisfy this 24 आंसर एक्चुअली। तो यहां तुम जब रखोगे 20 से लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी यहां तो क्या बात कर रहा है ये 999 है ना, तो 999 का मतलब हो गया 27 बचेगा। तो ये कह रहा है कि 24 जो तुम्हारा आंसर आया है वो 27 से ज्यादा है, गलत कह रहा है। जो आंसर आया वो अब 9C3 987/6 है ना, तो ये भी इक्वल नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो आउट हो गया। तो एक ही बचा। इसके लिए मैंने अज्यूम किया कि पहले प्लेलिस्ट में 2 सॉन्ग है, दूसरे में 4 है, तीसरे में 3 है, तो टोटल नंबर वे ऑफ सेलेक्टिंग 1 सॉन्ग फ्रॉम ईच प्लेलिस्ट 2C1 4C1 3C1 24। अब देखो n को 9 रखने पे which of these will satisfy, तो 24 क्या होगा, इसको सॉल्व करो, ये आंसर 27 देगा। 24 is less than 27, तो only this satisfying this condition, बाकी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ऐसे आउट हो गए। ये भी एक सिचुएशन था, ये दूसरा सिचुएशन है, इस तरह से। तो ऐसे करके ऑप्शंस आप टिक कर सकते हो। या दूसरा इन्होंने सजेस्ट किया एक तरीके से, तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको मैक्सिमाइज करो क्योंकि ये बोला लेस देन इक्वल टू,
तो देखना है किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, तो मैक्सिमा यही आएगा, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मतलब वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ये nq/27 आएगा। तो वैल्यू उससे कम ही होगी, मैक्सिमम है तो fxy विल बी लेस देन इक्वल टू दिस, ठीक हो जाएगा। बोल रहा है मोर देन, अगर मिनिमम वैल्यू ये आती है nq/27 तो ऐसा सोच सकते थे, लेकिन वहाँ इक्वलिटी नहीं लगा रखा, इक्वल अगर मिनिमम हो तो इक्वल भी होगा। किसी को डाउट है इसमें अभी भी, अगर पूछो अगर अभी है तो। नेक्स्ट बताइए, इसमें और कोई डाउट बचा है? 2018 का पेपर है ये आपका CMI का 2018 वाला पेपर है ना। सर पार्ट बी में 4th क्वेश्चन उसका भी पार्ट सर, इसमें जो लास्ट में प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है ना, ये वाले सर 16th वाले, हाँ ये सर एक बार बता दीजिए अगर किस तरह से अप्रोच करना है, ये सर ट्राई नहीं किए थे। कौन 17 ये ना 16 से 17, यस सर 17। इन द कोड फ्रैगमेंट बिलो स्टार्ट एंड एंड आर इंटीजर, ये जो स्टार्ट लिखा हुआ है ये कोई इंटीजर है, इसको वेरिएबल बोलते हैं, इस प्रोग्रामिंग के सेंस में इसको वेरिएबल बोलते हैं। तो ये वेरिएबल्स हैं जो कि इंटीजर वैल्यूज लेगा, ठीक है ना। स्क्वायर एक्स एक फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है ये, दैट रिटर्न्स ट्रू इफ एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर। तो फंक्शन यहाँ पे रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, ये कह रहा है कि तो ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर एक्स परफेक्ट स्क्वायर है, फॉल्स रिटर्न करेगा अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ इन्होंने i को असाइन किया 0, j असाइन किया 0, k असाइन किया 0। तो प्रोग्रामिंग इनिशिएट जब करते हैं तो i की इनिशियल वैल्यू 0 है, j की इनिशियल वैल्यू 0 है, k की इनिशियल वैल्यू 0 है। फॉर m इन दिस, तो स्टार्ट कोई इंटीजर है, ठीक है ना, तो स्टार्ट की इनिशियल वैल्यू कुछ होगी, तो इन्होंने अभी बताया नहीं, देखो तो यहाँ बोल रहा है कि m की जो वैल्यू है स्टार्ट या स्टार्ट प्लस मान लो ये k है, या कुछ नया वेरिएबल ले सकते हो, तो स्टार्ट प्लस 1 अप टू एंड। तो स्टार्ट कुछ तुम फिक्स कर सकते हो और एंड कुछ फिक्स किया फॉर एग्जांपल, तो m की वैल्यू स्टार्ट से लेके एंड तक के, फॉर एग्जांपल स्टार्ट मान लो 10 है, एंड मान लो 100 है, so for m in 10 11 12 13 14 up to 100, तो m की वैल्यू 10 हो सकती है, फिर 11 होगी, फिर 12 होगी एंड सो ऑन अप टू 100। इफ स्क्वायर m इज ट्रू, जैसे मान लो m इन स्टार्ट की वैल्यू मैंने 10 असाइन किया इनिशियली, तो स्क्वायर m इज ट्रू, तो m मैंने 10 लिया, तो स्क्वायर m इज ट्रू। क्या इसने कहा था कि स्क्वायर एक्स एक परफेक्ट एक फंक्शन है जो ट्रू रिटर्न करेगा अगर परफेक्ट स्क्वायर है और फॉल्स रिटर्न करेगा अदरवाइज। तो बताओ 10 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। तो इधर आ गया, एल्स में आ गया। ये इफ कंडीशन है, इसका एल्स कंडीशन है। एल्स का मतलब हुआ कि स्क्वायर m इज इक्वल टू फॉल्स, तो वो एल्स में आ गया बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। अगर m परफेक्ट स्क्वायर होता तो फिर हम आगे इसके हिसाब से आगे सोचते, मतलब इसको बोलते हैं ये लूप है, तो इस लूप में हम आगे जाते अगर ये ट्रू होता तो। ट्रू नहीं हुआ तो एल्स में आ गए, अब इसके आगे जाएंगे हम। तो 10 जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये फॉल्स आ गया, तो ये स्टेटमेंट मतलब इसमें आगे नहीं प्रोसीड करेंगे, एल्स में प्रोसीड करेंगे, क्योंकि 10 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो 10 नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो इसमें प्रोसीड करेंगे। अब इनिशियली j की वैल्यू कितनी थी? 0। अब देखो यहाँ पे j बराबर j प्लस m इंटू 2, तो इनिशियली मैं m कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? 10 से। मैंने स्टार्ट को 10 असाइन किया है अभी। तो देखो अब तो j की इनिशियल वैल्यू 0 थी, अब j की वैल्यू री असाइन हो रही है। इसको क्या बोलते हैं कि अब जैसे तुम लोग लीनियर अलजेब्रा में तुमने वो पढ़ा हुआ ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन, क्या करते हैं? r1 चेंजेस एज r1 प्लस 2 टाइम r2। तो जो पुराना रो 1 था अब वो चेंज होके ऑपरेशन नया बन जाता है, सेम यहाँ होता है। तो अब ये j की न्यू वैल्यू आ जाएगी, पहले 0 थी ना, तो अब बताओ j को 0 रखो यहाँ पे। अब बताओ j की न्यू वैल्यू क्या आ गई चेंज होके? 20। तो 0 प्लस 10 टाइम 2 20। तो अब आपका j 20 है, इनिशियली 0 से स्टार्ट हुआ था, अभी इस सिचुएशन में j की वैल्यू 20 है। आगे देखो k बराबर k प्लस m इंटू 2, k कितना है? k भी 20 हो जाएगा? 0 नहीं, m आपका कितना था? m 10 था ना, मैंने 10 इनिशियली पहला लूप चला रहे हम, तो हमारा k कितना हो गया? 20। तो j भी 20 है, k भी 20 है अभी। अब ये खत्म हो गया, तो अभी क्या बोल रहा है? एट द एंड ऑफ द लूप विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन i j k। अच्छा, ये कह रहा है कि तो k की वैल्यू i इंटू आई प्लस j इंटू 2 होगी अगर एंड माइनस स्टार्ट इवन है।
तो मैंने अभी क्या असाइन किया, अभी मैंने 10 से स्टार्ट किया है, तो बहुत ज्यादा आगे नहीं जाते हम, एक काम करते हैं, स्टार्ट को 10 असाइन किया और एंड को मैं 15 ले लेता हूं अभी के लिए, ठीक है 15 लेते हैं। तो अगले अब उसमें चलते हैं, तो पहले एम 10 लिया था, अगला 11 होगा, तो अगला जब 11 होगा तुम्हें वैल्यूज देखनी होगी क्या रहेगा, है ना। तो यहां से देखना है, तुम्हें पूछ रहा है कि एट द एंड ऑफ द लूप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन आई जे के। ओके, तो के की वैल्यू आई जे के टर्म में हमें ढूंढना है, या आई इंटू आई प्लस जे एंड स्टार्ट ऑड इवन ऑड, ठीक है। तो मैं अभी बहुत ज्यादा नहीं, स्टार्ट को 10 और एंड को 15 तक जाते हैं, तो 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा हमारा 5 ऑड है, तो इसके हिसाब से सोचेंगे। तो अभी मैं एक केस ले रहा हूँ 10 to 15 का, चलो आगे बढ़ो, या उतना भी आगे नहीं करना, थोड़े से कम लो। क्या था 10, 11, 12, 13, है ना, ये दो केस में करे, बस दो केस में, मतलब तुम अपने हिसाब से वैल्यू असाइन कर सकते हो स्टार्ट एंड का। तो एंड अगर से स्टार्ट मैंने फॉर एग्जांपल 11 से स्टार्ट किया, एंड को मैं 10 से स्टार्ट किया ना, और मैं अगर ऐसा करूँगी इसको मैं अभी 11 दे दूँ एंड को, फॉर एग्जांपल दो ही वैल्यू लेते हैं, स्टार्ट टू एंड, एम इन स्टार्ट टू एंड। तो ये 10 दिया था स्टार्ट को, स्टार्ट प्लस 1, तो 10 प्लस 1 11। अब 11 के लिए काम करते हैं, देखो तो स्क्वायर एम इज ट्रू, अब 11 परफेक्ट स्क्वायर है, फिर से नहीं है, तो ये फिर से यहां पे जाएगा। अब ये एक्चुअली इसको बोलते हैं लूप है, ये फॉर लूप चल रहा है, फॉर एम इन दिस, तो ये फॉर लूप है, ये फॉर स्टेटमेंट यूज किया है। एम तो स्टार्ट है ना, तो वो तो आपने 10 दिया है। नहीं नहीं, पहले लूप में एम की वैल्यू स्टार्ट थी 10, अब अगली बार लूप चलेगी, अब एम की वैल्यू अगली वैल्यू एम असाइन करेगा। सर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर सारा वैल्यू लेगा ना स्टार्ट से एंड तक। हाँ, स्टार्ट एम की वैल्यू, हाँ, तो उसमें से जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसको ट्रू दे देगा। यस ट्रू दे देगा, बाकी में फॉल्स देता रहेगा। यस, तो हम एक ऐसा काम कर सकते हैं, एक ऐसा नंबर दे सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो, थोड़ा उससे आइडिया मिलेगा नहीं। 2 3 4 ले लो। हाँ, वैसे करके स्टार्ट करो, स्टार्ट को 2 लो। इसका एक्चुअली तरीका ये होता है, जैसे प्रोग्रामिंग जब आप सीखोगे ना, तो पहले कंप्यूटर से लिखने से पहले हमें यही चीज नोटबुक पर लिखना पड़ता है। जैसे इन्होंने सजेस्ट किया, चलो स्टार्ट को मैं स्टार्ट किया 2 से और एंड को मैं 4 ले लिया, ठीक है। तो मेरा ऐसा लूप है, ये एम है फॉर एम इन 2 3 4, तो एम की वैल्यू एक बार 2 होगी, फिर अगली लूप में एम की वैल्यू 3 होगी, फिर अगली लूप में एम की वैल्यू 4 होगी, तब लूप कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज है। तो यहाँ पे जैसे अब इनिशियली एम जब 2 से स्टार्ट हुआ, फिर से कर रहा हूँ, पहले मैंने 10 लिया था, 10 यहां से करके देख लेते हैं। तो चलो, तो 2 से स्टार्ट किया पहले मैंने, तो इनिशियली आई जे के 0 है आपका, ठीक है ना। तो जब हमने 2 से स्टार्ट किया तो स्क्वायर एम इज ट्रू, एम परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो फॉल्स में आएगा, फिर से एल्स में जाएगा। अब यहाँ प्रोसीड होगा, तो अभी हमारे पास पहला लूप में जो जे की वैल्यू है वो यहां से आ जाएगी 0 प्लस एम इंटू 2, एम मेरा 2 है तो 4 हो जाएगा, है ना। चेक कर लो, 2 टू 4, एंड के की वैल्यू भी 4 आ जाएगी। अगले लूप में आओ, फिर आगे 2 के लिए काम हो गया। अब 3, एम इज 3 परफेक्ट स्क्वायर है, नो, फिर से एल्स वाला पार्ट रन होगा, एल्स वाला पार्ट रन होगा, है ना। देखो बिल्कुल वैसे ही है, तुम्हें याद है, तुम जब तुम्हें कस्टमर केयर का कॉल आता है क्या बोलते हैं, इंग्लिश के लिए 1 दबाओ, हिंदी के लिए 2 दबाओ, ऐसा होता है ना। तो ये बिल्कुल वैसी सिस्टम है, तुमने 1 अगर क्लिक किया तो ये वाला पार्ट रन होगा वहां पे, जो ऑटोमेटेड कॉल्स होते हैं। अगर तुमने 2 क्लिक किया तो ये वाला पार्ट रन होगा वहां पे। तो उनका भी प्रोग्रामिंग पीछे चल रहा है, जो ऑटोमेटेड कॉल्स आते हैं कस्टमर केयर के, जो ऑटोमेटेड रहते हैं, तो वहां एक प्रोग्रामिंग लिखी हुई है पीछे कि आपको ऑप्शन दिया या तो 1 क्लिक करो या 2 क्लिक करो। तो वहां जब 1 क्लिक करोगे तो उसके आगे के जो स्टेप्स उन्होंने असाइन किए हैं वो वाला रन होगा। अगर आपने 2 क्लिक किया तो वो वाला पार्ट स्किप कर देगा, वो जहां से आपने 2 क्लिक किया तो उसके वाला पार्ट रन होगा। वैसे ये सिस्टम यहाँ पे है ना। तो ऐसा है। तो जैसे क्या है कि आगे आते हैं, तो एम हमने 2 लिया था, 3 पे चलते हैं। 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 3 के लिए भी यही पार्ट रन होगा एक्चुअली, जब 3 रखेंगे एम को। तो फिर अब जे की वैल्यू चेंज होगी, तो अब ध्यान रखना जे तुम्हारा 4 है, अभी जे 0 था शुरू में, अब जे की वैल्यू 4 है, तो 4 से आगे कंटिन्यू होगा। तो जे बराबर 4 प्लस एम इंटू 2 कितना आएगा, तो 4 इंटू, और एम यहाँ 3 हो चुका है अब, है ना, अगले स्टेप में ना। तो जे 10 हो गया और के भी कितना हो जाएगा, के भी 10 हो जाएगा। और फिर अगले बार अगला लूप रन करेंगे। अब तो हमारे पास जे के की ये वैल्यू है।
अब m भी अगले स्टेप पे जाएगा, पहले 2 के लिए किया, फिर 3 के लिए और 4 के लिए, तब मैं 4 के लिए कर रहा हूं m इन 4। अब यहाँ m की वैल्यू 4 है, स्क्वायर m स्क्वायर 4 इज ट्रू, तो 4 इज परफेक्ट स्क्वायर, तो अब ये वाला पार्ट रन होगा एक्चुअली, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट रन होगा, तो अब इसमें प्रोसीड करो। तो अब बताओ i की वैल्यू क्या होगी, i यहाँ तक हो, तो अब यहाँ i पे आ गया ना, अभी i चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ i चेंज हो रहा है। अब i की वैल्यू बताओ, तो i इनिशियली क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे i 16 हो जाएगा है ना, तो हमारा m कितना है 4, तो ये 16 हो गया, और k पे आ गया सीधा। सो k कितना है, 26। तो k प्लस k हमारा ऑलरेडी 10 था यहाँ पे, तो k 10 है, 10 प्लस m इंटू m, m 4 चल रहा है, for 16 प्लस 10 26। तो ये अब यहाँ पे आपका लूप एंड तक चला, अब स्टॉप हो जाएगा वो। तो अब आपको एनालाइज करना है हुआ क्या। तो क्वेश्चन ये था कि एट द एंड ऑफ द लूप आपने कहा 4 तक ही रन करेंगे, तो आपका लूप एंड हो गया, ठीक है। तो अब आपको बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ द लूप विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन आई जे के। तो एंड में जरा एनालाइज करो क्या रिलेशन है के जो, अच्छा हमने क्या लिया था, हमने स्टार्ट को 2 एंड को, एंड माइनस स्टार्ट मेरा इवन है, तो हमें सिर्फ इसके बारे में सोचना है अभी, इस वाले के बारे में। और एक थोड़ा सर इसमें ये सी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, इसके बारे में सोचना होगा मुझे, हाँ अभी क्योंकि मेरा डिफरेंस हमने स्टार्ट 2 एंड 4 दिया, एंड माइनस स्टार्ट 2 है मेरा, तो उसके हिसाब से सोचेंगे। तो इवन तो मेरा ये है, तो अभी इसके लिए काम करेंगे। तो क्या करें, j बराबर k माइनस आई है, यस सर। तो j की वैल्यू, क्योंकि j यहाँ 10 तक ही है, उसके बाद चेंज तो हुआ नहीं, तो इसके लिए अभी एक तो ट्रू आ रहा है। तो देखो ये तो मैंने पर्टिकुलर केस रन किए हैं, इसको हम जनरलाइज भी कर सकते थे, मतलब वैसे तुम एक्सटेंड कर सकते थे चीजों को, है ना, उसके टर्म्स में स्टार्ट एंड के टर्म में थोड़ा और बढ़ा सकते हो। तो एक केस ये हुआ, तो आई थिंक ये ट्रू अभी के लिए आ रहा होगा। दूसरा केस लो कि तुम ऐसा करो फिर से, फॉर m इन, मान लो तुम बढ़ा दो उसको 2 3 4 5, इस तरह से ले लो फॉर एग्जांपल। अब इसके लिए सेम प्रोसेस करके देखो, तो अब यहाँ फायदा क्या होगा, स्टार्ट 2 है एंड 5 है, तो एंड माइनस स्टार्ट यहाँ पे, एंड माइनस स्टार्ट आपका 3 है, ऑड है, तो इसका पता चलेगा ये ट्रू है कि फॉल्स है, ऑड वाला, ठीक है ना। तो इसको रन करो जैसे मैंने कराया, तो यहाँ 1 2 3 स्टेप में रन हुआ था, यहाँ 4 स्टेप में होगा। एक बार M2 होगा, अगले स्टेप में M3 होगा, अगले स्टेप में M4 होगा, अगले स्टेप में M5 होगा, फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये है, प्रैक्टिस करके देखो, जैसे मैं समझाया उस तरह प्रैक्टिस करके देखो थोड़े से। तो ये आप जैसे इनिशियली जब प्रोग्राम लिखते हो तो इस तरह से हम लोग रन करते हैं। और एक चीज जो मैं यहाँ कर रहा था वो कंप्यूटर बैकग्राउंड में करता है, जब हम कोड रन करते हैं तो यही सारी चीजें कंप्यूटर को बैकग्राउंड में कर रहा होता है। ये है, इसको चेक करके देखो एक बार, फिर से इसको रन कराओ सिमिलर वे में। COD आ रहा है, ओके, तो उससे पता चल जाएगा आपको। और एक एग्जांपल काफी ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए, जैसे यहाँ कहा k बराबर आई स्क्वायर इंटू जे, 2j है, तो k बराबर आई स्क्वायर, आई हमारा एंड में है 16, तो आई स्क्वायर इंटू 2j, नहीं ये तो गलत है। तो एक एग्जांपल एनफ है गलत कहने के लिए ऑप्शंस को, हमने एक एग्जांपल जो बनाए हैं, तो दिस एग्जांपल इज एनफ टू से फॉल्स, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो। फिर k बराबर आई स्क्वायर प्लस जे है, तो आई स्क्वायर प्लस जे तो नहीं है, हाँ ये भी गलत। तो जैसे मैंने बताया CD ट्रू हो जाएगा, मतलब वो तो सॉरी यहाँ से चेक करना पड़ेगा इसको, अभी मैं डायरेक्टली बोल दिया, ये चीज यहाँ से आएगी क्योंकि डिफरेंस एंड माइनस स्टार्ट, सॉरी ये तो इवन वाला के लिए था, तो इवन यहाँ ऑड है, यहाँ इवन के लिए था, इसको चेक करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना। तुम आगे प्रोसीड करके देखो। तो इस तरह तुम्हें रन करना है, ये स्यूडो कोड है, मतलब एक कोड दे रखा है, तो उसको इस तरह तुम्हें यही जानना चाह रहा है कि तुम प्रोग्रामिंग समझ कैसे, जब कुछ को प्रोग्रामिंग कैसे समझ आएगी, जब आपको ये समझ आएगा कि प्रोग्रामिंग के पीछे हो क्या रहा है, तो ये सब आपको समझ आएगा, तब प्रोग्रामिंग तभी आप लिख भी पाओगे, वरना आप ऐसे प्रोग्रामिंग देख के आप नहीं समझ पाओगे क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, आगे कई सारे डिफरेंट लूप्स होते हैं प्रोग्रामिंग में, है ना। हाँ यस एलिफ है, हालांकि यहाँ पे 2 ही है, ऐसा भी होता है ना, इफ दिस एलिफ दिस देन लास्ट में एल्स होता है। जैसे मैं अभी कॉल का एग्जांपल दे रहा था कि जैसे ऑटोमेटेड कॉल्स जो हैं, हिंदी के लिए मान लो 1 दबाए, इंग्लिश के लिए 2 दबाए, तुमने 3 क्लिक कर दिया तो वो क्या बोलता है, इनवैलिड ऑप्शन।
तो यहाँ अगर उसका प्रोग्राम लिखा जाएगा तो यहाँ लिखा जाएगा इफ 1 देन इंग्लिश, इफ 2 देन हिंदी, इस तरह से। तो एलिफ लिखा होगा, एल्स नहीं है ना, एलिफ होता। तो यहाँ इफ फिर एलिफ फिर एल्स आता है। तो 3 पार्ट में, एक दफा इंग्लिश के लिए 1 दबाइए, 2 हिंदी के लिए 2 एल्स। अगर तुमने कोई तीसरा ऑप्शन क्लिक कर दिया तो होता है इनवैलिड ऑप्शन, तो यहाँ लिखा होगा इनवैलिड ऑप्शंस, तो वो पार्ट रन होगा। तो इस तरह से प्रोग्रामिंग लिखे जाते हैं। तो प्रोग्रामिंग बड़ा मजे की बात है, जब प्रोग्रामिंग सीखोगे ना तो तुम्हें एक्चुअली समझ आएगा दुनिया जो आजकल जो टेक्निकल वो कैसे काम कर रही है, ये कैलकुलेटर कैसे काम कर रहा है, कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, ये जो ऑटोमेटेड मशीन्स जो है ये कैसे काम कर रही है। तो ये बड़ा वहाँ दिमाग खुलता है। मतलब शुरू में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा तो दुनिया कैसे इतनी आसान हो गई है प्रोग्रामिंग के थ्रू, कि कोई भी चीज को ये जो इतने सारे तुम देख रहे हो, जो हमारा टेस्ट पोर्टल जो है उसके पीछे की प्रोग्रामिंग ही है पूरा। जो हमारा टेस्ट पोर्टल है सब कोडिंग है। तो इस तरह से जो भी है सब कोडिंग है। तुम वेबसाइट देख रहे हो उसके पीछे कोडिंग है, तुम्हें आगे फ्रंट एंड पे वेबसाइट दिख रहा है उसके पीछे कोडिंग है, इस तरह से। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये कोडिंग। जब सीखने लगोगे मजा आने लगेगा तो बहुत सारी जितने आजकल पिछले 20 सालों में दुनिया टेक्नोलॉजी में बढ़ी है, इसके पीछे सिर्फ कोडिंग है। कोडिंग की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया है। सर जी सर सिंपल सूडो कोड तो सॉल्व हो रहा है, पर सर एरे और सॉर्टिंग आता है तब से कुछ। हाँ, एरे और सॉर्टिंग दे थोड़ा एडवांस, वो थोड़ा एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग हो गई ना, ये चीज है। तो आपको सीखना पड़ेगा। सॉर्टिंग के भी बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक है, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, क्या क्या इतने सारे टेक्निक्स है ना। तो और बहुत सारे, तो आपको सारा सीखना पड़ेगा, वो एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग हो गई। तो थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट करो, फिर आगे उस पर बढ़ोगे आप। तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है जो प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, है ना। तो तुम कोई बेसिक वाला से स्टार्ट करो और देन उसके पीछे का जो कोई कोडिंग देख रहे हो तो उसके पीछे का एल्गोरिथम खुद से रन कर। मैं अभी जो रन कर रहा था तो एल्गोरिथम हम लोग रन करा रहे थे मैनुअली, ये है। तो वैसे करके हो जाएगा, उस तरह के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। उसके लिए थोड़ा सीखना पड़ेगा। हर चीज जीरो से स्टार्ट होता है, देन एफर्ट्स करते करते आप पहुंच जाओगे उस लेवल तक, ये है। चलो जैसे नेक्स्ट वाला यहाँ देख लो, यहाँ क्या कह रहा है, गिवन द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन f_o। ये फंक्शन का नाम है, तुम कुछ भी नाम दे सकते हो फंक्शन का, ठीक है ना। फंक्शन डिफाइन करना होता है, इन्होंने फंक्शन नाम f_o दिया है और ये f00 जो भी है f_o है। व्हाट डज f_o, अब देखो ये एक फंक्शन दिया और ये फंक्शन के अंदर वेरिएबल है ना। एक 1037 एक 2 है। बोल रहा है कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये जो आपका 1037 और 2 है उसका रिटर्न क्या, आउटपुट क्या आएगा। नोट दैट, इसका ये जो नोटेशन है a/b का मतलब है कोसेंट, इंटीजर पार्ट, है ना। a/b मतलब इंटीजर। मान एग्जांपल के लिए मैं बोलूं 5/2, बताओ ये किसके इक्वल आएगा। तो ये सिर्फ 2 लेगा, सिर्फ इंटीजर पार्ट लेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ लो। जैसे 10/, मैं अगर बोल दूं 5 तो कितना आएगा, तभी 2 आएगा, ठीक है ना। सो इंटीजर इंटीजर ही आएगा। फ्रैक्शन भी आता है तो वो इंटीजर ही लेना है। और ए डिवीजन आएगी ना, ए को बी से डिवाइड करो, जो इंटीजर पार्ट है बोलेगा। एग्जांपल यहाँ दे रखा है 7/3 का मतलब है कोसेंट। 7 को 3 से डिवाइड किया तो कोसेंट क्या मिला, रिमाइंडर को इग्नोर करना है, कोसेंट क्या मिला, ये है। अब देखो यहाँ पे तो फंक्शन से डिफाइन किया f_o। इसमें 2 वेरिएबल है फंक्शन में, एक n है एक d है ना, स्मॉल n और स्मॉल d। तो यही प्रोग्राम हम लोग रन करेंगे इसके लिए। देखो है ना, हालांकि ये कंप्यूटर का काम है। तुम ये कोड लिख दोगे, एंटर करोगे, 10 सेकंड में तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा। अगर ये कोड तुम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइप कर दो और जस्ट एंटर दबाओगे तो सीधा सीधा इसका आउटपुट आ जाएगा। लेकिन तुम्हारा एग्जाम में तुम्हें मैनुअली चाह रहा है वो कैलकुलेट करोगे, तुम्हें ज्ञान है इसके पीछे क्या चल रहा है, वो तुम्हें पता है कि नहीं पता, वो चेक करना चाह रहा है, ये है। वरना ये तो कंप्यूटर ऐसे 10 सेकंड में आंसर दे देता है। 10 सेकंड बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 1 सेकंड में आंसर दे देगा। सो यहाँ f_o 1037,2। तो n की वैल्यू 1037 है, d की वैल्यू 2 है। अब आगे रन करो। इनिशियली x को इसने 0 असाइन किया, x की वैल्यू 0 असाइन किया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि असाइन नहीं करोगे तो कंप्यूटर को कुछ नहीं पता है, जो तुम इनपुट दोगे उसके हिसाब से वो आगे एग्जीक्यूट करेगा। तो इनिशियली x को इसने कहा 0 है इनिशियली। अब आगे आओ, यहाँ व्हाइल लूप चल रहा है, इसको बोलते हैं व्हाइल लूप है। जब पीछे फॉर लूप था, ये व्हाइल लूप है ना। तो व्हाइल लूप में क्या है, व्हाइल n इज मोर देन इक्वल टू 1। जब तक n की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है तब तक ये लूप चलती रहेगी। स्टॉप कब हो जाएगी,
जब n की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी तब जाके ये लूप स्टॉप हो जाएगी। तो व्हाइल लूप है ये, तो इट विल बी कीप रनिंग अंटिल n इज मोर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना, तो जब तक है, अगर इसका अपोजिट हो गया तो वो स्टॉप हो जाएगा। अब आगे देखो, जब n मोर देन इक्वल टू x को असाइन किया x प्लस 1, तो अब तुम्हें याद है तुम्हारे पास n क्या है इस क्वेश्चन में, व्हाट इज योर n 1037, ठीक, तो शुरू में x 0 है, जब n हमारा शुरू में 1037 मोर देन 1 है तो यस, तो आगे क्या होगा, ये लूप चल रहा होगा। फिर x को x प्लस 1 कर दिया, तो अगले बार x को क्या हो गया, अब x की वैल्यू क्या है, इनिशियली 0 था, जब 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो जब n 1037 आया जो कि ट्रू है ये, तो ये रन हुआ, x की वैल्यू x प्लस 1 हो गई, तो इनिशियली x 0 था, अब x की वैल्यू ये होता है x इज असाइंड वैल्यू डिफाइंड बाय x प्लस 1, तो ये वैल्यू इसमें स्टोर होता है, इसको इसमें स्टोर किए जाते हैं। तो जब x 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 अब x में स्टोर हो गया, तो x की ओल्ड मेमोरी, मतलब एक्चुअली एक मेमोरी होती है कंप्यूटर में ना, तो वो 0 भूल गई, अब 0 की जगह 1 आ गया उसके प्लेस पे, तो 0 रिप्लेस हो गया 1 से, अब x की वैल्यू 1 है आपके पास, और n की फिर से देखो n अब रीडिफाइन हो रहा है, तो n अब रीडिफाइन हो रहा है, n डबल स्लैश d, d क्या है d क्या था, यहाँ पे 2 है आपके पास, सो बताओ n डबल स्लैश d कितना आएगा, n अब रीडिफाइन हो रहा है, n की अब नया वैल्यू आएगी, ओल्ड वैल्यू जो ये लॉस हो जाएगी, इसके प्लेस पे अब नई वैल्यू आएगी, तो वो क्या है 518, इसको 2 से डिवाइड करो, इंटीजर वैल्यू बताओ क्या है 518। अब ये आपके पास न्यू वैल्यू है x और n की, ठीक, अब ये चलती रहेगी, अगला स्टेप चलेगा, तो अगला स्टेप अब इसके लिए चलेगा, एक बार रन हुआ, अब फिर ये लूप तब तक चलती रहेगी जब तक कि n 1 से ज्यादा है या 1 है। अब अगले स्टेप में n आपका 518 है, तो ट्रू है, चलेगी लूप, x बराबर x प्लस 1, अब x की वैल्यू कितनी है, 2, नहीं 2 तो थी, अब क्या हो जाएगी, तो पहले 1 थी, पहले 1 थी, जब इसके लिए रन हुआ, ओ अच्छा मैंने गलत लिखा था, सॉरी, यस यस, पहले 0 थी इनिशियली, फिर जब एक बार लूप चला तो 1 हुई, अब फिर इसके लिए लूप चल रहा है तो अब 2 हो जाएगी, करेक्ट, ये 2 हो जाएगी, अब फिर n की न्यू वैल्यू आएगी, अब बताओ n की न्यू वैल्यू क्या है, ये d है, इस n को डिवाइड करो d से, बताओ इंटीजर पार्ट क्या आएगा, 518 को 2 से डिवाइड करो, हाँ 209, 9, फिर इसके लिए रन कराओ, तो हर बार क्या हो रहा है, एक ऐड ही तो हो रहा है ना, चलो, तो अगले स्टेप में आपका अब n ये है, अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब n 209 x फिर 1 ऐड हो जाएगा, सो 3, अब n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से डिवाइड करो इसको, 104, अब यहाँ ना तो ये असाइन हुआ, फिर x की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप में 104 ट्रू है, तो 4, अब n कितना हो जाएगा 52, फिर x की वैल्यू 5, समझ लो मैं इतना लिख के बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन n की वैल्यू अब हो जाएगा 426, फिर इसको रन कराओ, तो यहाँ पे आ जाओ, चलो, अब तुम्हारे पास n है 26 अभी भी मोर देन 1 है, तो x की वैल्यू अब आ जाएगी 5 के बाद 6, और n अब रीडिफाइन कितना हो गया, 26 को 2 से डिवाइड करो 13, फिर यहाँ x 7 हो जाएगा, n हो गया 6, x 8 हो जाएगा, n हो गया 3, इसको हटाओ n 3, फिर अब क्या हो जाएगा, अब x की वैल्यू 9 और n की वैल्यू 3 को डिवाइड करो 2 से, 1, तो 1, और अभी भी ये लूप चलेगा, n मोर देन इक्वल टू 1 था, है ना, तो एक बार और लूप चलेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब 0, ऐड हो रहा है ना, x 9 है यहाँ पे, तो 9 प्लस 1 10 ना, तो 10 ही होगा, हाँ। n की वैल्यू, हाँ n की वैल्यू, यस, अब n हो गई 0, अब क्या यहाँ 0 अलाउड है, तो ये लूप क्या बोलते हैं उसको, स्टॉप हो जाएगा,
तो लूप स्टॉप होगा तो ये ब्रैकेट से बाहर आ गया, तो अब क्या है, रिटर्न x, ये आउटपुट है। तो x क्या रिटर्न हो गया, जो पहले x था, यहाँ लूप स्टॉप हो गया, अब लूप रन नहीं करेगा। सो नाउ द x का आउटपुट, इस क्वेश्चन का आउटपुट है x बराबर 10, तो दिस इज द आउटपुट। देखो आंसर इसका 10 होगा। ये कुछ है ना कि व्हाट डज द प्रोग्राम रिटर्न, तो प्रोग्राम विल रिटर्न, आउटपुट विल बी 10। अगर कोड लिख के तुम एंटर करोगे, रन करोगे तो आंसर आएगा 10 सीधा। और उसके पीछे क्या हो रहा होगा ये हमने करके दिखाया कि ये कंप्यूटर कैसे डिसाइड करता है आंसर। तो कंप्यूटर इस तरह से डिसाइड करता है आंसर को। So this is the answer. सर सूडो कोड्स के लिए मतलब क्वेश्चंस करें, जैसे क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करें, या एक बार वो जो बुक थी जो इन्होंने रिकमेंड किया है, हाँ, उसके एक्सरसाइजेस लगा लो, उसके पहले चैप्टर के एक्सरसाइजेस लगा लो, उसी में काफी है। उसमें बहुत सारे तुम्हें दे रखा है एग्जांपल्स। पहले देखो वो जो लेटेस्ट लर्न बाय कंप्यूटर, ये बुक का नाम, क्या बुक का नाम था, लेटेस्ट लर्न बाय कंप्यूटर, ऐसा कुछ है ना, लर्न थ्रू कंप्यूटर्स, ऐसा कुछ बुक का नाम है ना। तो उस बुक में, जो कि मैंने वो बुक पढ़ा है, तो उसमें इनिशियली तुम देखो शुरू में तुम्हें थ्योरी समझा रहा है, पढ़ सकते हो उसको, एक्सरसाइजेस करो, और उसके पीछे उसका सॉल्यूशन भी इन्होंने दे रखा है उसी बुक में, आई थिंक चेक करना, शायद सॉल्यूशन भी है बुक के पीछे, तो उसमें तुम देख सकते हो। तो थोड़े से जो बुक के थोड़े छोटे कोड्स हैं, उसका खुद से आउटपुट निकालने की कोशिश करो। फिर से पहले सॉल्यूशन मत देखो, जैसे हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, अब मैंने ट्राई किया निकालने का, अब आंसर 10 आ गया। अगर इसका कहीं पर सॉल्यूशन अवेलेबल है तो देखो उसमें कैसे किया है, अब वेरीफाई कर सकते हो। तो इससे ये पता चल जाएगा कि जब मैं अगर सॉल्यूशन देखूं तो मुझे पता चले मैंने क्या इसमें गलती की। अगर आंसर मान लो गलत आया मेरा, तो क्या गलती की, सही आया तो मतलब मैंने सही किया है, ये चीज है। तो इस तरह सीख सकते हो तुम खुद से ट्राई करके। तो ये मैंने तुम्हें रन करके दिखाया प्रोग्राम। ठीक है ना, तो ये प्रोग्राम में कर दिए क्वेश्चंस। और क्या क्वेश्चन रह गया इसमें, पूछना किसी कुछ और, इस पेपर खत्म सारे हो गए। पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 17। चलो, description for the following 4 questions. A golf club has m members with serial number 1 2 3 up to m, ठीक है ना। तो गोल्फ क्लब में m नंबर है जिसका सीरियल नंबर 1 से m है। If members of the with the serial number I and j are friend, तो aij बराबर aji बराबर 1 होगा। अब एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है, तो 1 और j अगर फ्रेंड है तो aij aji 1 हो जाएगा, नहीं तो aij aji 0 हो जाएगा। अगर ij फ्रेंड है तो 1, अदरवाइज 0। अब क्या बोल रहा है आपसे कि बाय कन्वेंशन aii 0 है, मतलब कोई पर्सन खुद का फ्रेंड नहीं मानेंगे यहाँ पे हम। ये कन्वेंशन है कि अ फ्रेंड इज नॉट, अ पर्सन इज नॉट अ कंसीडर्ड फ्रेंड ऑफ हिमसेल्फ हरसेल्फ, ठीक है। अब कह रहा है a की पावर k i j रेफर्स टू द ijth एंट्री इन द kth पावर ऑफ द मैट्रिक्स A। अच्छा, तो मतलब एक मैट्रिक्स है A एक्चुअली, ठीक है ना। सो जिसका एलिमेंट्स ऐसा है, समझो एक कैपिटल मैट्रिक्स का एलिमेंट्स ऐसा है aij। तो इस मैट्रिक्स का जो एंट्री होगा, ये m क्रॉस m की मैट्रिक्स है कैपिटल A, तो इसमें m रोज m कॉलम्स हैं, तो इसके एंट्री या तो 0 है या 1 है, डिपेंड करता है। i j का फ्रेंड है तो 1 है, अगर फ्रेंड नहीं है तो 0 है। डायगोनल्स हमेशा 0 है, ये बता रखा है। तो a के इसका kth पावर है। सपोज इट इज गिवन दैट द a की पावर 9, अब बोल रहा है कि a की पावर 9 ij जो है पॉजिटिव है फॉर ऑल ij। अच्छा देखो, ये कह रहा है कि पॉजिटिव है, a की पावर 9 ij पॉजिटिव है फॉर ऑल पेयर ij। तो a की पावर 9 वाली जो मैट्रिक्स होगी, उसके जो एलिमेंट्स होंगे ij वाले, वो पॉजिटिव है अगर ij 1 से m के बीच है, ठीक है। ये भी बता रखा है कि a स्क्वायर 1 2, तो a स्क्वायर जो मैट्रिक्स होगी उसमें फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम पॉजिटिव है, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम पॉजिटिव है। और ये भी बता रखा है कि a की पावर 4 जो मैट्रिक्स है उसमें फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम जो है वो 0 है।
देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू। हाँ, मेंबर 1 2 हैव एटलीस्ट वन फ्रेंड कॉमन। देखो अब यहाँ m के लिए काम किया है तो क्या ही प्रॉब्लम है, m को कुछ वैल्यू असाइन कर दो। आप बताओ m का कोई वैल्यू बताओ, क्या रख दूं मैं। तो यहाँ जैसे चूंकि इन्होंने 1 3 तक की बात की है तो m को 3 तो लेना पड़ेगा कम से कम, ठीक है ना। तो कम से कम 3 रखना पड़ेगा ताकि ये सब कंडीशन होल्ड हो। तो m को आप 3 रख दो अपनी मर्जी से, ठीक है ना। अब हम उसको एक आइडिया मिलेगा हमें, फिर आप जनरलाइज कर सकते हो इसको। तो मतलब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बना पाओगे आप? क्वेश्चन ये है। तो या तो 1 है या 0 है। इस तरीके से बनाना है कि ए स्क्वायर में फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम पॉजिटिव हो, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, और A4 में फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम 0 हो। और a की पावर 9 आईजे जो है वो पॉजिटिव है हर आईजे के लिए। इसका मतलब है कि 9th पावर जब ले रहे होंगे तो ऑल एंट्रीज 1 ही होगी, ठीक है ना ना। a की पावर 9 में सारी एंट्रीज 1 होगी एक्चुअली। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मेंबर 1 एंड मेंबर 2 हैव एटलीस्ट वन फ्रेंड इन कॉमन। इनके पास कम से कम एक फ्रेंड होगा जो कॉमन होगा मेंबर 1 मेंबर 2 में। तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है? एक क्लब है, m मेंबर है जिसका सीरियल नंबर असाइन कर दिया। अब मेंबर 1 मेंबर 2 में कम से कम एक फ्रेंड कॉमन है। हाँ, तो मतलब ये कहना चाह रहा है ना कि फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो का जो सेकेंड कॉलम है ये जो एंट्री होगी, या सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, क्योंकि बात तो बराबर सिमेट्रिक बनेगा तो यहाँ मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी एक्चुअली। तो ये दोनों एंट्री एक्चुअली पूछना चाह रहा है कि एक भी कॉमन मेंबर 1 एंड मेंबर 2 हैव एटलीस्ट वन फ्रेंड इन कॉमन। तो इसका फ्रेंड वो है और उसका फ्रेंड वो हो जाए, ठीक है। तो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना होगा ना। देखो तो देखते हैं, यहां से बोल रहा है कि तो इसका मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, हिट एंड ट्रायल से इनिशियली ट्राई करो कि क्या कर सकते हो। सर मैट्रिक्स बनाने से भी होता है? मैट्रिक्स बनाने से हो रहा है? अब बना लो मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का, क्या होगा। सो कैसे आप बनाओगे गिवन सिचुएशन के हिसाब से। थ्री क्रॉस 3 का बनाओगे। अभी आप इनिशियली 3 क्रॉस 3 के लिए सोचो। m को 3 रख दिया मैंने, तो फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम पॉजिटिव कब होगा? ये बोल रहा है कि पॉजिटिव होगा, ये बता रखा है ना स्क्वायर में पॉजिटिव है, स्क्वायर में एक्चुअली। तो ए स्क्वायर जब निकाल रहे होंगे तो हम लोग करते क्या है ए स्क्वायर में, तो फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम ए स्क्वायर में अगर आपको चाहिए ये वाले एंट्री, क्या करते हैं फर्स्ट रो को आप मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड कॉलम के साथ। तो पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, कोई ना कोई एक वैल्यू कोइंसाइड करेगी, है ना। ओके
A4 में 130 है, A4 में 13 फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम 0 है, तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम 0 है A4 में, है ना। तो A4 में फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम 0 कब होगा? ये वाला 0 है ना, ये है। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करोगे थर्ड कॉलम से। तो इसमें क्या करना है, इसमें ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, गिव रीजंस। ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ में, अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू, कौन सा जरूरी है ट्रू है और रीजन बताओ। जैसे मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स बना के देखो, आइडिया मिल जाएगा। सो ट्राई करो अभी। तो डायगोनल देखो, पहली बात तो मुझे बता रखा है कि डायगोनल पे 0 है। देखो, एक तो पहली चीज उन्होंने शुरू में ही बता दी थी कि AII 0 है, तो डायगोनल पे सारे 0 में पहले बता रखा उन्होंने, AII 0 है। अब इधर जो एंट्रीज है 0 या 1 ले सकते हो, अभी 0 या 1 ले सकते हो। इसने बता रखा है कि A130 है, इसका मतलब ये हुआ कि A130 है। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं 1 और यहाँ 0 लेता हूं, तो यहां मुझे फिर मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 0 लेना पड़ेगा। हाँ, थर्ड वाला तो 1 लेना ही पड़ेगा, ये 1 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से होगा तो 0 आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट मतलब रैंडम नेम दे दिए सर, 0 0 ABCD नेम दे के मल्टीप्लाई करो। अच्छा, वैसे कर रहे हो आप, तो भी कर सकते हो। तो ये कह रहे हो आप ABC, तो यहाँ आ जाएगा ABC, ये मैट्रिक्स बन गया। तो चूंकि आप ऐसे मेथड दे रहे हो, मैं हिट एंड ट्रायल ट्राई कर रहा था, तो ये भी ठीक है, इससे आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। मैं हिट एंड ट्रायल देख रहा था कि 1 0 रख के देख लेंगे या 0 1 रख के देख लेंगे, कहाँ सुटेबल। हमें देखना है कि A स्क्वायर 1 2 पॉजिटिव होनी चाहिए, A4 1 3 0 आनी चाहिए, ये चीज है। और A9 बता रखा है इन्होंने, सारे एंट्रीज पॉजिटिव होने चाहिए, ये है। तो ये 3 कंडीशन है। तो A9 में कोई भी 0 नहीं होगा एक्चुअली। तो कर लो, इक्वेशन बना लो इससे, ये भी सही है। तो उसके लिए तुम्हें फिर ये करना पड़ेगा, अगर इस तरीके से जाना चाहोगे, सो इफ यू वांट टू गो दिस वे, तो उसके लिए तुम पहले यहाँ से A पता चल गया, ABC, क्योंकि सिमेट्रिक होगा ना, A का फ्रेंड B है तो B का फ्रेंड A होगा, तो सिमेट्रिक है, इसलिए यहाँ A है तो यहाँ A ही होगा। और ABC कैन बी 0 और 1, देखो ये ध्यान रखना है, ABC आइदर 0 है या 1 है, ये समझ लो, सेट है। तो ABC की वैल्यू जो होगी या तो 0 होगी या 1 होगी, या आप सिचुएशन डिसाइड करेगा। तो यू फाइंड A स्क्वायर, यू फाइंड A4, और इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराओ, तो उससे आपको आइडिया मिलने लगेगा। चेक कीजिए, तो ये बता रहा है पॉजिटिव होने चाहिए, वो वैल्यू 0 होनी चाहिए, उससे आंसर आ जाएगा। किया सॉल्व किसी ने इसको आगे? यस सर, ट्रू हो रहा है फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, पहला ट्रू आ रहा है, C 1 1 आ रही है। ओके, BC 1 1 आ रही है, आप सॉल्व करके कह रहे हो। ओके, A 0 हो सकती है मतलब, हाँ, A अभी कंफर्म, मैंने A2 तक देखा, अभी A4 करूंगा। हाँ, A4 करना पड़ेगा आपको, एंड देन आपको सिचुएशन आगे डिसाइड करना है। इस तरह करके देखो, जिनका हो जाए तुम सॉल्यूशन शेयर कर सकते हो ग्रुप में, क्योंकि यही अप्रोच है। एक अप्रोच ये है, मतलब ये भी और भी अप्रोच हो सकते हैं, दिस इज द वन अप्रोच। ठीक है जी, तो जिनका डाउट है एक बार ट्राई करो, ये हिंट है आपके लिए, आप ट्राई कीजिए। बाकी डाउट आगे कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो वैसे आज 10 to 11 में डाउट क्लास है, तो उसमें भी हम डाउट डिस्कस कर सकते हैं। सो ट्राई करो, नहीं तो फिर पूछो। नेक्स्ट बताइए, इसमें आगे और क्या मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं? सर फोर्थ क्वेश्चन, पार्ट बी का फोर्थ। In computing a floating point operation, if is any one of the following operations performed by a computer, ठीक है, in floating point operation is any, कंप्यूटिंग में एक फ्लॉप है, एक any one of the following operation performed by a computer, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ठीक है।
तो कोई भी हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो हम जानते हैं ux vy wz, ठीक है, इन्वॉल्व्स 3 मल्टीप्लिकेशन और 2 एडिशंस। अच्छा, तो यहाँ 3 बार प्रोडक्ट आया, 2 टाइम्स एडिशन आया, ठीक है, और टोटल ऑफ 5 फ्लॉप्स, मतलब ऑपरेशंस को फ्लॉप्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन इज फ्लॉप्स, है ना, तो 5 फ्लॉप्स है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। ओके, कैलकुलेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ फ्लॉप्स रिक्वायर्ड कंप्यूटिंग सी, ओके, फॉर 2 5x5 मैट्रिसेस A and B यूजिंग डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो आपका मल्टीप्लिकेशन का डेफिनेशन दे रखा है, A into B का डेफिनेशन है ये, उसके एलिमेंट्स इस तरह से होंगे। तो ये हो गया। हाउ डज दिस नंबर चेंज इफ बोथ द मैट्रिसेस आर अपर ट्रायंगुलर? तो अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा? अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है? डायगोनल के नीचे सारे जीरो होते हैं जी, तो जीरो कर दो। अब देखो इसमें जीरो से ऑपरेशन तो गायब हो जाएगा ना वो टर्म्स। तो जब आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे, जब आपने c बराबर ए बी निकाला, तो आपने देखा होगा कितनी बार मल्टीप्लिकेशन या एडिशन हुआ, उसको ऐड किया होगा। तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो जीरो वाला काउंट नहीं होगा ना, वो तो गायब हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट में देखना है, जो फाइनल आउटपुट आ रहा है उसमें कितने एडिशन या मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं। तो हाउ डज दिस नंबर चेंज इफ बोथ द अपर ट्रायंगुलर? तो जीरो वाला इफेक्ट नहीं करेगा ना, तो बाकी जो नॉन जीरो नंबर्स आएंगे उसका काम करेंगे हम लोग। मतलब फाइनल जो ऑपरेशन आएगा, मान लो एक मैट्रिक्स बना लो A B C D E, इस तरह से 5x5 है ना, सो 5x5 है, और आगे वैसे ही मान लो X Y Z W, फिर ऐसे ही P Q R, ऐसे बनाओ 5x5 का, एंड देन मल्टीप्लाई करो इसको, दो अलग अलग या अलग अलग बना लो, देन देखो इसमें कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपने ये कर दिया तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ये तो जनरल आपने, अगर आपने इसको सॉल्व कर दिया, इसमें काउंट कर दिया कितने एडिशन या मल्टीप्लिकेशन हैं या कितने ऑपरेशंस हैं, ये था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर आंसर मैच नहीं कर रहा। अच्छा, दोबारा ट्राई करूं? हाँ, आपको कितने आंसर आए, कितना दे रखा है? सर आंसर 55 दिया हुआ है। हाँ, आपका क्या आया? तो ट्राई करो ना, दो बनाओ अपर ट्रायंगुलर, मल्टीप्लाई करके देखो, जो फाइनल आ रहा है उसमें देखो कितने बार एडिशन, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। यू टेक 2 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है ना, 2 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लो, उसको मल्टीप्लाई करो, और जो नया मैट्रिक्स बन रहा है उसमें देखो कि कितनी बार एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, दोबारा करके देखो इसमें। हाँ, यहाँ तो ये है ना, जब फर्स्ट रो को जब मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ एक बार हमारा नॉन जीरो वो आएगा, है ना, बाकी तो जीरो हो जाएंगे, वो तो वो होंगे ना, तो एक ही बार काउंट होगा, बाकी तो जीरो हो जाएगा। यस, क्योंकि इसके नीचे तो सारे जीरो हैं, तो ये ए और यहाँ जो मल्टीप्लाई हुआ एक ऑपरेशन यहाँ आएगा। इस तरीके से आप कीजिए। जब इसका आप इससे करेंगे तो यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी, तो 2 बार यहाँ पे आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से। तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर एडिशन भी काउंट करना है। ये जो बता रहा हूँ ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बाद में फिर एडिशन भी काउंट करना है। तो पहले आप ये मैट्रिक्स लिख लो, फिर काउंट करो कितनी बार मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों को ऐड करना है, कितने बार है, नंबर ऑफ एडिशंस प्लस नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। जैसे यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लिकेशन है, 2 बार एडिशन है, 5 फ्लॉप्स हो। दोबारा ट्राई करके देखो, नहीं तो फिर मैं ट्राई करूंगा। ये अब 2 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लो, यू मल्टीप्लाई देन काउंट नंबर ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस। सर अभी जो नेक्स्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, हाँ सर एक बार ओपन हो 17 था जी। उसमें सर फर्स्ट सेकंड पार्ट हो रहा है, थर्ड पार्ट कैसे 9 नंबर से? अच्छा, ये m की वैल्यू 9 से कम ही होनी चाहिए, ये कह रहा है, तो ट्रू फॉल्स डिसाइड करना है ना, तो m लेस देन इक्वल टू 9 होगा। अच्छा, यहाँ बोल रहा है m मोर देन इक्वल टू 6 होगा। सर ये वेरीफाई करना है? नहीं, सब्जेक्ट वैसे यहाँ तो इन्होंने कहा है कि which of the following are necessarily true, पहले तो ये डिसाइड करना है आपको। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू ना, अब ट्रू अज्यूम नहीं करना है। आपसे पूछा है कि कौन सा ट्रू है, अब आपको बताना है ट्रू या फॉल्स।
अब ट्रू बोल रहे हो तो उसका लॉजिक देना है, फॉल्स बोल रहे हो तो उसका लॉजिक देना है, ये बोल रहा है। सर एक लिखेंगे कैसे इसको पेपर? हाँ वही रीजन आपको देना है, क्योंकि बहुत डिटेल आप बताना है कि आप कैसे सोच रहे हो, वही लिखना है ना, हाउ आर यू थिंकिंग, ये चीजें। ए स्क्वायर आई आई पॉजिटिव, ये तो सिर्फ देखना है कि जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया आपने उसमें ये तो इजी हो गया होगा कि इसमें जस्ट डायगोनल पे एलिमेंट्स पॉजिटिव है क्या, मतलब ऑल एलिमेंट्स इन द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज पॉजिटिव है क्या। इसमें पूछ रहा है कि जो m है हमने लेबल किया है प्लेयर्स को ना 1 to m, क्या जरूरी है m की वैल्यू 9 से कम ही होगी, गारंटी है इसकी? तो तुम m को 10 लेकर ट्राई अगर करें हम, मतलब फॉल्स दिखाने के लिए क्या है, काउंटर एग्जांपल ले लो। जैसे बोल रहा है m मोर देन इक्वल टू 6 होगा, आई डोंट थिंक दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो m अगर जरूरी है 6 से ज्यादा ही होगा, हमने m को 3 लिया और 3 के लिए जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना हमारा जो गिवन है जो सब, तो जरूरी क्यों m 6 से ज्यादा होगा, तो फॉल्स भी हो सकता है ये ऑप्शन। m 9 से कम होना क्यों जरूरी है, इसके लिए सोचना पड़ेगा आपको, m 9 से कम या 6 से ज्यादा जरूरी क्यों है। तो पहले ये सोचना है ट्रू या फॉल्स है, पहले तो ये भी सोचना है क्या ऐसा जरूरी है। तो बस यही वेरीफाई करना है कि m को तुम उसके हिसाब से लेके चेक कर लो कि क्या ऐसा होल्ड होना जरूरी है वहां पे, क्योंकि जो कंडीशन गिवन है उसी को यूज करना है, बाहर से कुछ तो करना होगा नहीं। a9 इज मोर देन 0 for all pairs of ij। टाइम है ना हमारे पास, हाँ। सो सर ये लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है ना? हाँ लीनियर अलजेब्रा मतलब मैट्रिक्स थ्योरी का है, समझ लो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ पर मिल सकता है? हाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये तुम्हें देखना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स थ्योरी का, क्योंकि ये लोग ना क्वेश्चन खुद ही बनाते हैं, ये जो पेपर्स मेनली जो एंट्रेंस एग्जाम के हैं ये लोग खुद ही क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो पेपर बनते हैं जैसे ISI का या CMI का या JAM का, तो ऐसा नहीं कि लोग कहीं से उठाते हैं, वो कोइंसिडेंस कई बार होता है कि जो बनाते हैं वही कहीं मिल जाता है, वो अलग बात है। मतलब ये सारे क्वेश्चन नए बनाए जाते हैं, तो ये सब जरूरी है कि इस टाइप का ही क्वेश्चन तो मिलेगा। मतलब हाँ मिल सकता है, कुछ राइटर्स जो जैसे जो उस लेवल के राइटर्स हैं, मान लो कोई ISI के प्रोफेसर हुए या CMI वाले प्रोफेसर, ये लोग जो बुक लिखते हैं, जैसे वो टोमेटो वाली बुक है, वहाँ तुम देख सकते हो मैट्रिक्स थ्योरी में अगर इस तरह का मिलता है तो ये है। बट कम ही चांस रहता है कि एग्जैक्टली इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, बट प्रैक्टिस तुम करते तो हमें खुद सोचना होता है, तो इस तरह का क्वेश्चन जरूरी नहीं किसी बुक में मिलेगा ही तुम्हें, क्योंकि नए क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, तो ये बुक से जरूरी नहीं उठाया गया कि बुक में मिल जाएगा, खुद फ्रेम किए जाते हैं ये। इसलिए आपको खुद से सोचना पड़ता है इसमें, ऐसा नहीं कहीं बुक में है किया हुआ आ गया,
आपको थिंकिंग डेवलप करनी है इसके लिए। पर यहाँ सोचना है a की पावर 9 है, तो क्या इस 9 का कोई रोल है m के साथ, ये सोचना पड़ेगा। क्या 9 का कोई रोल है m के साथ, ये सोचना है जस्ट। देखो ठीक है ना, देखो इसका लॉजिक ये था, हमने शुरू में ये ट्राई किया। इसका लॉजिक सिंपल ये है, तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है m क्रॉस m की, ठीक है। तुम ऐसे सोचो, तो इसके डायगोनल्स पे 0 है, ईच एंट्री 1 या 0 होगी। अब तुम्हें ये सोचना है कि क्या ईच एंट्री होनी चाहिए। जैसे मैं अगर लिख दूं यहाँ पे, जैसे इन्होंने कहा है ना, तो शॉर्ट में अगर लिख दूं A12, ऐसे लिखता हूँ A13 A1m, फिर ऐसे ही A21 AM1 AM2, इस तरह से है। अब यहाँ ईच aij ये 0 या 1 होगा। जो aij यहाँ लिखा है दिस इज 0 और 1, जहाँ i डिफरेंट है j से, क्योंकि i इक्वल j के साथ 0 है। तो एक तो a स्क्वायर निकालोगे तो सफिशिएंट आइडिया मिल जाएगा तुम्हें क्या हो सकता है। और चूंकि यहाँ बता रखा है इन्होंने, है ना, कि a स्क्वायर 1 2 पॉजिटिव है, एक तो a स्क्वायर 1 2 पॉजिटिव है, तो 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो को तुम सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। हाँ, तो यहाँ स्क्वायर बनाएगा ये, एंड देन रिलेट कर रहा है। मतलब यहाँ ऐसा कॉम्पोजिशन भी सोच सकते हो इसको, यू कैन थिंक ऑफ, अगर तुम्हें वैसे देखना हो तो जैसे ये A4 है, सो A4 को हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं। मान लो A³ इंटू A है, तो 1 by 1 इसको ऑपरेट करो। वन थ्री थ्री वन, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, aij अगर 1 है और aj 1 होगा, मान लो फॉर एग्जांपल, तो aik को क्या होना पड़ेगा, तो 1 से ज्यादा ही होगा ये। ये 1 ही होगा। तो इस तरह सोच सकते हो, मान लो i का फ्रेंड j है और j का फ्रेंड k है, तो i का फ्रेंड k तो होगा ही, मतलब 1 से ज्यादा होगा वैल्यू ये, सो ये वैल्यू 0 से ज्यादा ही होगा या 1 से मोर देन इक्वल टू होगा। तो 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। बट हाँ ये है कि i का फ्रेंड j है, j का फ्रेंड k है, तो i का फ्रेंड k तो होगा, ये चीज है। सो नेक्स्ट स्टेप में aik पॉजिटिव होगा। ये बहुत मुश्किल काम है। मेनली दो तो तुमने कर ही दिया है, मेनली ये डिसाइड करना है, हाउ विल यू डिसाइड दिस। मेनली तो ये चैलेंज है ना, m 9 से कम होगा, m 6 से ज्यादा होगा, 9 या लेस देन इक्वल टू 9, मोर देन इक्वल टू 6। तो तुम काउंटर एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, काउंटर एग्जांपल लेके तुम ट्राई कर सकते हो गलत दिखाने का। अगर एक भी एग्जांपल ढूंढ लिया तुमने इसके अगेंस्ट, ये फॉल्स है,
अगर एग्जाम्पल नहीं ढूंढ पा रहे हो तुम्हें रीजन ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम गलत नहीं दिखा पा रहे, तो ये एक वजह हो सकता है ना। जैसे यहाँ पे तुम अगर ये बोल रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए, तुम कोई 10x10 की ऐसा कोई कंस्ट्रक्ट करके देख लो एक एग्जाम्पल जो सारे अजम्पशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये चीज है, एक भी अगर एग्जाम्पल ऐसा कंस्ट्रक्ट कर लिया गिवन सिचुएशन के हिसाब से तो वैसा हो जाएगा। और दूसरा यहाँ बोल रहा है m मोर देन इक्वल टू 6 होगा, तो मतलब नंबर ऑफ प्लेयर कम से कम 6 तो होने ही चाहिए, ये कहना चाह रहा है। तो अगर ये ट्रू होगा फिर हमने एग्जाम्पल 3x3 का नहीं ले सकता, फिर मैं लार्जर एग्जाम्पल लेना पड़ेगा मुझे, ये है। तो क्वेश्चन इसके लिए क्या तुम 3x3 का जो बना रहे हो उसके लिए चेक करो कि क्या सारे कंडीशन ट्रू आ रहा है इसके लिए जो यहाँ गिवन है। तुमने चेक किया है कि क्या ये जो है ये A9 पॉजिटिव आ रहा है, A4 130 आ रहा है, चेक किया तुमने ये? नहीं सर, A4 नहीं होगा। अगर ये नहीं आ रहा तो सुटेबल एग्जांपल नहीं है, देन यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट 3x3। जो हम शुरू में हमने सोचा कि m को 3 ले लेते हैं, ठीक, हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और अगर उस 3x3 में A4 130 नहीं आ रहा है तो मतलब 3x3 इज नॉट सुटेबल एग्जांपल। 3x3 को हम नहीं, m को 3 नहीं ले सकते थे। तो ये तुम्हें चेक करना होगा कि ये जो पॉसिबल एग्जांपल है इसमें ये ट्रू होने चाहिए, ये ट्रू होने चाहिए और ये ट्रू होने चाहिए। सो 3x3 में आई थिंक प्रॉब्लम ये आएगी कि ये A4 130 नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट रो का तुम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो ये 0 कब आ सकती है? सर सॉल्यूशन यही दिया है क्योंकि 1 तक 0 नहीं आ पा रहा है। 8 130 कब आएगा? ये 130 होने का मतलब है कि 1 का कोई भी फ्रेंड 3 का कोई भी फ्रेंड नहीं है, मतलब 1 3 में कोई कॉमन फ्रेंड नहीं है, इसका ये मतलब है ना 1 और 3 का कोई कॉमन फ्रेंड नहीं है। वो तो सर ए में होगा, ये 1 और 4 है। नहीं तो 4 में क्या होगा? पावर 4 करोगे तो क्या होगा? यहाँ तो वही बना ना, फोर्थ पावर में 1 3 का, फोर्थ पावर में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 का मतलब वही है ना कि एट द एंड 0 हो रहा है ना, तो पावर 4 वाले मैट्रिक्स में 1 3 का एंट्री 0 है, तो वही करना पड़ेगा, तुम्हें बना के देखना पड़ेगा। वही बोल रहा हूँ कि तुमने शुरू में जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया यहाँ पे, तुम जो शुरू में ये एग्जांपल सजेस्ट कर रहे थे, कहाँ गए ABCD वाला, उधर कर रहे थे ना, तो उससे अगर नहीं बन पाएगा तो मतलब 3x3 इज नॉट पॉसिबल, तो उसके लिए प्रॉपर सॉल्यूशन लिख के देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा। ये है। सो अगर 3x3 में सारे कंडीशन होल्ड कर रहा है तो दिस इज ओके, बट अगर कंडीशन होल्ड नहीं करता, जैसे अब तुम्हें फोर्थ पावर निकाल के देखना है कि ये पॉजिटिव 0 हो रहा है क्या, अगर ये 0 नहीं हुआ उस एग्जांपल के लिए तो मतलब ये ट्रू कह रहा है, इसका मतलब तो ये गलत है उस केस में, और ये सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से डिसाइड करना पड़ेगा। तो थिंग इज व्हाट, तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा उससे एग्जांपल लेके, करके देखो ना, फिर बताना, मैं डिटेल में सॉल्व करूंगा। ये कर सकते हैं सर एक बार 16 बता दो। 16 सर जी सर इस वाले क्वेश्चन में परम्यूटेशन मैट्रिक्स ले सकते हैं, नहीं मतलब ऐसे एग्जांपल परम्यूटेशन मैट्रिक्स ले लिया है फिर उससे देखिए बना सकते हो तुम, अगर उस तरह का परम्यूटेशन मैट्रिक्स का आइडिया है तो ट्राई कर सकते हो, हाँ बना सकते हो उसका। ठीक है सर, वही चीज है, पावर 9 कर रहे हैं, कॉम्पोजिशन ले सकते हो वहाँ पे, हाँ ले सकते हो परम्यूटेशन मैट्रिक्स। हाँ ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम शायद, देखो एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ। तो ये कह रहा है कि बुलियन वैल्यू इज अ वैल्यू फ्रॉम द सेट ट्रू फॉल्स, है ना, मतलब मान लो ट्रू फॉल्स मतलब 1 0 टाइप का। 3 array boolean function is a function that takes 3 boolean values as input and produces a boolean value as output। तो लास्ट में जैसे हमने कंस्ट्रक्ट किया था कि जैसे मेरे पास इनपुट है, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, ठीक है, और यहाँ आउटपुट है O। अब देखो ना, इनपुट 1 के पास 2 चॉइस है, ट्रू या फॉल्स, इनपुट 2 के पास 2 चॉइस है, ट्रू या फॉल्स, इनपुट 3 के पास 2 चॉइस है, ट्रू या फॉल्स। तो टोटल पॉसिबल ऑफ कितने इनपुट्स आपके पास है, डोमेन में कितने मेंबर्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द डोमेन 8। यस, वो पता ही हो आपको, टी 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 हो सकता है,
टी टी एफ हो सकता है एंड सो ऑन, आप लिख सकते हो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। लेट एफ एंड जी बी 3 एरे बुलियन फंक्शन। तो एफ जी कोई दो फंक्शन है जिसका डोमेन ये है, मतलब इनपुट्स है ना 3 वेरिएबल फंक्शन है, इट इज लाइक 3 वेरिएबल फंक्शन एफ एक्स वाई जेड, और ये आउटपुट है। तो यहाँ आउटपुट आएगा, आउटपुट भी बुलियन है, मतलब यहाँ ट्रू या फॉल्स आएगा। We say f and g are neighbors if f and g agree on at least one input triplet and disagree on at least one input triplet। तो डोमेन में 8 मेंबर है। फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि फंक्शन है कि each member in the domain must have a unique image in codomain, ये मतलब है ना। तो सबके पास एक इमेज होगा। there are 8 inputs, 8 values in the domain ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो बोल रहा है एफ जी नेबर कब होगा, दो फंक्शन है एफ और जी नेबर होगा अगर एफ जी सेम आउटपुट दे रहा है कॉमन डोमेन पे, एक सेम आउटपुट और एक डिफरेंट आउटपुट है ना। बोल रहा है देखो एटलीस्ट वन इनपुट, दे एग्री ऑन एटलीस्ट वन इनपुट, दे डिसएग्री ऑन एटलीस्ट वन इनपुट। ये जो 8 पॉइंट है ना, 8 इनपुट पॉइंट्स हैं, 8 इनपुट पॉइंट्स हैं, तो कम से कम एक इनपुट पॉइंट ऐसा होगा जहां f और g दोनों में सेम वैल्यू आ रहा होगा, दोनों सेम ही होगा, कम से कम एक होगा इनमें से। 8 पॉइंट पे कहीं ना कहीं एक जगह ऐसा होगा कि दोनों की सेम वैल्यू होगी, और कम से कम एक इनपुट ऐसा होगा पॉइंट जहां पे डिसएग्री कर रहे होंगे, यहाँ ऐसा आ रहा होगा, या हो सकता है कि ऐसा आ रहा हो। क्रॉस में ट्रू फॉल्स समझ लो, फॉर एग्जांपल ट्रू आ गया, यहाँ ट्रू आया, यहाँ फॉल्स आ गया, यहाँ फॉल्स आ गया, यहाँ ट्रू आ, कोई एक होना चाहिए। तो या तो दो या फॉल्स टाइप का, तो ये एग्री मतलब ये एग्री हो गया, सेम है तो, और डिफरेंट है तो डिसएग्री हो गया, ठीक। हाँ, अब देयर एग्जिस्ट, इसी को समझा रहा है, दैट इज दूसरे तरह से समझा रहा है कि एक ऐसा 8 में से एक ऐसा इनपुट होगा एक्स वाई जेड, इस तरह से कि उस इनपुट पे एफ की वैल्यू जी की वैल्यू सेम है, एंड और नहीं है, एंड है, इंटरसेक्शन x डैश y डैश z डैश है, जहां पे क्या हो रहा f x डैश y डैश z डैश डिफरेंट है दिस। तो एक डोमेन में इनमें से ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों इक्वल है, और एटलीस्ट वन पॉइंट है जहां पे दोनों डिफरेंट है। तो क्वेश्चन ये है f एंड g मान लो ऐसा फंक्शन है, दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है, क्या ऐसा बोलूं एफ जी इक्वल फंक्शन है, क्या वो नेबर हो सकते हैं? नो सर, डिसएग्री नहीं होगा। हाँ, कहीं डिसएग्री हुआ ही नहीं। अच्छा, ये बोलो कि एफ जी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट फंक्शन है, मतलब ये समझो कि जब यहाँ ट्रू आ रहा है तब वहां फॉल्स आ रहा है, जब यहाँ फॉल्स तब वहां ट्रू आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि जो एफ पे है उसका जस्ट अपोजिट जी का आउटपुट है। तो क्या वो नेबर हो सकते हैं? एग्री नहीं होगा इसमें, एक भी एग्री नहीं होगा यहाँ पे, और इक्वल में क्या हुआ, एक भी जगह डिसएग्री नहीं हुआ। सो ये टू ऐसे केसेस हैं जो कभी नेबर नहीं हो सकता। अब नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिफरेंट आउटपुट्स कैन बी जनरेटेड। क्वेश्चन ये है, तुम्हारे पास इनपुट कितने हैं? 8। एक इनपुट के पास कितने आउटपुट पॉसिबल है? 2 इनपुट, ट्रू और फॉल्स। यस, ईच इनपुट हैज 2 पॉसिबिलिटीज। तो फर्स्ट इनपुट हैज 2 आउटकम्स एंड सेकेंड इनपुट हैज 2 outcomes, third input has 2 outcomes, and fourth input has 2 outcomes, fifth input has 2 outcomes, sixth input has 2 outcomes, seventh input has 2 outcomes, eighth input has 2 outcomes। टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं रेंज में? कितना हो गया ये? 256। अब ध्यान दो, तो ये टोटल 256 पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? सपोज वी फिक्स अ 3 एरे बुलियन फंक्शन h, इनमें से 256 में से एक कोई आउटपुट तुम फिक्स कर दो। एग्जांपल के लिए ट्रू 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 8 बार ट्रू कर लो, ये मैंने फिक्स कर दिया। कोई भी एक फिक्स करना है, इसने कहा ना सपोज वी फिक्स अ 3 एरे बुलियन फंक्शन h, ये मेरा h है। अब मुझे सोच के बताओ, ये जो h है मेरा, एक मैंने 256 में एक फिक्स कर दिया। अब बताओ
क्या ये खुद का नेबर हो सकता है? नो। और इसका जो एक कॉम्प्लीमेंट होगा इसमें, होगा ना इसमें कॉम्प्लीमेंट इसका एक, यस। कॉम्प्लीमेंट का मतलब फॉल्स 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 सारे फॉल्स, वो कभी नेबर हो सकता है इसका? नहीं हो तो सकता। एक तो खुद हो गया, एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब मुझे ये दो नेबर नहीं हो सकते। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं क्या कोई तीसरा ऐसा मेंबर यहां पे होगा जो इसका नेबर नहीं हो सकता है? पर सर ये तो फंक्शन एक ही देख रहे हैं ना। यस, एक फंक्शन के रेस्पेक्ट में ये टोटल पॉसिबल आउटपुट काउंट कर रहा है कि जितना रेंज है कितने नेबर्स इसके पास हो सकते हैं, ये हमें काउंट करने हैं। एक हमने फिक्स कर दिए। सर fxy equals to gxyz होना चाहिए, एग्री तभी होगा सर। किसी एक पॉइंट पे एग्जांपल के लिए चलो, ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, बताओ ये इसका नेबर है कि नहीं है? जो बगल में लिखा है ये h है मेरा, इसका नेबर होगा कि नहीं होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? होगा सर। क्योंकि यहां एग्री कर रहा है और यहां डिसएग्री कर रहा है, बाकी पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो जो मैं तुम्हें एग्जांपल तुमने कहा था, एक बार सेम हो जाए तो सेम अगर इक्वल है तो खुद कभी नेबर नहीं हो सकता क्योंकि कहीं डिसएग्री नहीं कर रहा है। जब कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूं मैं, कॉम्प्लीमेंट इन द सेंस ईच पॉइंट पे कॉम्प्लीमेंट, ये मेरा मतलब है, तो वहां कहीं पे एग्री नहीं कर रहा है। इसके अलावा तुम कुछ भी ले लो ना, तो एटलीस्ट वन पॉइंट पे एग्री कर रहा होगा, एटलीस्ट वन पॉइंट पे डिसएग्री कर रहा होगा, दैट इज द नेबर। तो इसका मतलब है टोटल नेबर जो इस h का हो सकता है 256 माइनस 2, 254 नंबर्स आर पॉसिबल नेबर्स ऑफ एनी वन फंक्शन यू चूज फ्रॉम हियर। इसमें से एक भी कोई फंक्शन उठा लो, कोई भी एक, उस एक पर्टिकुलर फिक्स कर दो उसको h, तो उसके पास 254 पॉसिबल नेबर है, एक सिर्फ दो को छोड़ के, खुद को और कॉम्प्लीमेंट वाला जो है ईच पॉइंट पे। ये h फिक्स्ड है, ये मैंने आर्बिट्री ये चूज किया, यू कैन चूज समवन एल्स आल्सो, वी हैव टू फिक्स जस्ट वन एंड देन सोचना है कि इस पास कितने नेबर पॉसिबल है, हाउ मेनी नेबर्स डज h हैव। मतलब फंक्शंस है, बहुत सारे फंक्शंस है ना, 256 फंक्शंस बना सकता हूं मैं यहाँ पे, ये कहना चाह रहा हूं कि हम यहाँ पे 256 डिफरेंट आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक आउटपुट के रेस्पेक्ट में बाकी आउटपुट को कंपेयर करना है मुझे विथ रेस्पेक्ट टू दिस डेफिनेशन नेबर, ठीक है। तो इसे कंप्लीट करके आओ एक बारी। तो अगले क्लास में ये 2018 का पेपर है, इसमें एक तो थोड़ा टाइम जोन वाला रह गया, उसका भी आपको आइडिया मिल गया है, x प्लस टी, x माइनस टी करके आप x निकालो एक्चुअल टाइम, t इज द टाइम जोन डिफरेंस, वो था वहां पे। और बाकी एक दो क्वेश्चंस उसको करके देखो, फिर भी जो रह जाएगा एंड में तो वो मैं खुद ट्राई करके आऊंगा, फिर क्लास में करा दूंगा, ये है। तो आप 18 वाला फिनिश करो। हाँ सर टाइम जोन वाला तो हो गया ना, ओके ठीक है। तो मतलब फिर भी जो रह जाएगा एंड में अभी एक बार फिर से वो क्वेश्चन भेजना जो मैं ट्राई करके फिर करा दूंगा। तो 18 का कंप्लीट कर लो ठीक से एक बार, एक पेपर को 3-4-5 बार सॉल्व करो, तो उसे एंड में एकदम फिल्टर्ड डाउट आ जाएंगे आपको कि ये क्वेश्चन डाउट है आपका, फिल्टर होके, है ना। जब 5-6 बार सॉल्व कर लोगे एक ही पेपर को तो वो आपको क्लियर निकल के आ जाएगा, बाकी आपके अच्छे से हो जाएंगे। 18 का करो, फिर 19 का करो। तो अगले क्लास में 18 का जो डाउट पॉसिबल होगा वो ट्राई करेंगे, फिर हम लोग 19 पेपर जो है 2019 का CMI MSc डेटा साइंस उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज क्या है, थर्सडे है ना, तो अगली क्लास आपकी मंडे को होगी, हाँ मंडे को। तो उसको ट्राई करके आओ, मंडे को 19 का डिस्कस करते हैं 18 के बाद, ठीक है। तो अब यहीं स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट बैच की क्लास है। सो थैंक यू, गुड नाइट।